चलिए शो की शुरुआत करेंगे और श्रेया वीरोर में रहेंगे आपके साथ अगले 1.5 घंटे और मार्केट के एक बेसिक टेक्सचर की बात करते हैं, फिर डिटेल पर आएंगे। क्लियरली मार्केट में जैसा हम सुबह डिस्कस कर रहे थे सब ठीक ठाक है और तेज़ी कायम है। आज सुबह भी यही व्यू था, पिछले 3-4 दिन से यही व्यू है मार्केट में। और देखिए क्या शानदार ब्रेकआउट मार्केट में, और इंट्राडे में भी ये तेज़ी प्ले आउट हुई। करीब करीब खुलने के बाद वहाँ से हम 100-125 पॉइंट ऊपर हैं और मेरी ये सेंस है कि ब्रेकआउट अब ज़्यादा दूर नहीं है। वैसे तो खैर इसी को ब्रेकआउट अगर आप मानना चाहें तो मान सकते हैं। हाँ, बस एक बार 25,222 के ऊपर बंद होने की ज़रूरत है। जो अब तक का हमारा स्विंग हाई रहा है उसके ऊपर बंद होने की ज़रूरत है। कल हमने उसको क्रॉस किया, उसके ऊपर बंद नहीं हो पाए। आज शायद वो लकी डे हो हमारे लिए। और एक चीज़ थोड़ा सा अब हमको बस बैंक निफ्टी का सपोर्ट चाहिए, वो मिल जाए एक बार तो वहाँ पर एक अच्छा मोमेंटम मिले। मिड कैप में आज भी देखिए क्या शानदार तेज़ी है। एडवांस डिक्लाइन देखिए अभी भी 3:1 के करीब है। तो शानदार शानदार मोमेंटम मार्केट में इस समय आपको दिखाई देगा। वीरू, श्रेया, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। बिल्कुल शानदार तेज़ी आज के सेशन में देखने को मिल रही है मार्केट में। जैसा कि आप मेंशन भी कर रहे थे, ब्रेथ स्ट्रॉन्ग है, निफ्टी डी हाई के आसपास ही आपको कामकाज करता हुआ दिखेगा, चौतरफा खरीदारी बाजार में। लेकिन सवाल ये कि इतना कुछ हो गया मार्केट में, कल शानदार रैली के बाद एक डिप भी आई थी। जब तनातनी की खबरें उठी तब भी आपने व्यू चेंज नहीं किया, आपने कहा कि मार्केट में लॉन्ग ही रहना है। और जिन्होंने आपकी बात सुनी होगी काफ़ी फ़ायदे मेरे होंगे। सबसे पहले तो कैसे कर लेते सर आप ये सटीक एनालिसिस? अब एक तो हाई कन्वेक्शन आया कैसे आपका मार्केट पे, अब यहाँ से क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए, कौन से लेवल्स अब इम्पोर्टेंट लग रहे हैं मार्केट के लिए? देखिए मार्केट में ना शायद इस समय हम एक अपवर्ड ट्रेंड में है। ये अपवर्ड ट्रेंड 21,822 से शुरू हुआ था, उसके बाद से लगातार ये अपवर्ड ट्रेंड रहा है। बीच बीच में 1-2 बार झटके लगे मार्केट को। वो एक बार टैरिफ का झटका लगा, एक बार इंडो पाक कॉन्फ्लिक्ट का झटका लगा और ये इस बार ये क्रूड का झटका लगा। लेकिन हर बार मार्केट ने आपको रिवॉर्ड करा अगर आपने उस डिप में कॉन्फिडेंस में बाइंग की। देखिए मार्केट का जो ट्रेंड है ना, ये मीडियम टर्म में अप ट्रेंड में, बीच बीच में लेकिन गोते बड़े खा रहा है ये। अब उस गोते में आप अगर स्टेबल रहें, कल फॉर एग्जांपल कल आफ्टरनून में मैंने क्या व्यू लिया था, हालांकि कुछ लोगों को डाउट था इसमें, कुछ लोग कह रहे थे नहीं वो ब्रेकआउट अगर होता तो नहीं है तो बेटर रहेगा कि शॉर्ट ट्रेड कैरी करें, लेकिन नहीं। लेकिन व्यू भी यही था कि इस मार्केट में आपको पोजिशनली लॉन्ग रहना है और अपने सौदों को ऐड करना है डिप्स में। एडिंग ना एक बहुत बड़ा टूल होता है मार्केट में। एक तो होता है कि आपके पास ट्रेड है, आपने बुक कर ली, चलिए ठीक है, BTST वगैरह की ट्रेड होती है, वो हम भी बात करते हैं कि बुक कर लीजिए। एक होता है अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेंड में हो तो उसमें कैसे आप डिप्स पे ऐड करें। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप मंडे से लॉन्ग थे, कल अगर आपने बुक नहीं किया तो कल के डिप में ऐड, जैसे फॉर एग्जांपल बहुत कम लोग कर पाते हैं। खैर ऑब्वियसली ये बाज़ार कमज़ोर नहीं है किसी भी तरीके से, ये बाज़ार काफ़ी स्ट्रांग है। ये चिल्ला चिल्ला कर कुछ कह रहा है। अब ये बाज़ार जो है ना, ये अब नए हाई की तरफ बढ़ रहा है। शॉर्ट बिल्कुल मत करें इस मार्केट को, नए हाई की तरफ अभी मार्केट चल रहा है। हाँ, बीच बीच में ये मार्केट जो है ना, ये आपकी पेशेंस ज़रूर टेस्ट करेगा। ये बात मैं ऐड कर देता हूँ कि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि बस ये मार्केट जो है वन वे ऑल टाइम हाई पर जाएगा, लेकिन हम ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ चुके हैं, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। अब आपका पेशेंस जब टेस्ट हो उसमें आप क्या करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी भी देखिए, मैं फिर एक चीज़ बोलूँ तो इस लेवल पर भी डाउन साइड कितनी है, 24,800। आई थिंक हमने एक वेल डॉक्यूमेंटेड सपोर्ट लिया अब 24,800 पर। अपसाइड कितनी है, 26,270, 26,200। अभी भी रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में है। कल 4:1 का था, आज 2.5:1 का, लेकिन है तो फिर भी आपके फेवर में रिस्क रिवॉर्ड। निफ्टी की जहाँ तक बात है, निफ्टी में अब अगला रेजिस्टेंस कल का हाई है 25,315। आई थिंक 25,313 था वैसे, बट मोटा मोटी मतलब 25,300 320 के करीब आप मान के चलिए, ये एक जोन है। और सपोर्ट आज का लो है 25,125। अच्छा, अब एक और चीज़ आप कर सकते हैं, अब अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को आप बढ़ा लें और 25,100 तक की हर डिप पर आप ऐड करें, और इन दैट केस अब आपका ट्रेलिंग स्टॉप हो जाएगा करीब करीब 25,000 का। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, बैंक निफ्टी पर आज सुबह से हम एक चीज़ डिस्कस कर रहे हैं मैं और वीरू कि 56,800 पर भारी कॉल राइटिंग है। 56,800, 957,000 पर ये जोन थोड़ा टफ है। लेकिन अगर ये जोन क्रॉस हुआ, वो कैसे हो, गैप से हो, इंट्राडे में हो, पता नहीं मुझे। जिस दिन ये गैप क्रॉस हुआ उस दिन श्रेया 58,000 तक की आपको वन वे चाल पॉसिबल हो सकती है बैंक निफ्टी में। 56,200 ये अब आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होना चाहिए, इसके साथ आप लॉन्ग कैरी करें। और 56,400 तक की कोई भी डिप अगर आपको मिले बैंक निफ्टी में तो उसको आप बाय करिए। अभी हम
600 के आसपास हैं। वीरू, गुड आफ्टरनून। और कैसा रहा आपका अब तक का बर्थडे सेलिब्रेशन? और वो लंच के लिए बहुत बहुत शुक्रिया वैसे। नहीं, थैंक यू अनुज। मॉर्निंग विशेस के लिए आई होप जो भी भिजवाया था वो पसंद आया होगा थोड़ा बहुत। हम भी यहीं पे गए थे, हमने दिल्ली वाली सामग्री खाई, गोलगप्पे से काम चलाया। और रही बात दिल्ली में तो गोलगप्पे है ना, खैर गोलगप्पे क्या पानी पूरी बोलते हैं हमारे यहाँ। पानी पूरी है ना। हाँ, कोलकाता में इसलिए पुचका थोड़ा बोलते हैं। हाँ, वीरेंद्र लाइट जी, रहे आप थोड़ा आगे सा। बढ़े। हाँ। आप आगे बढ़े, मेरी तरफ से भी बहुत शुक्रिया इतने प्यारे लंच के लिए। और क्योंकि हम आज सुबह मॉर्निंग शोज़ में अनुज सर ने आपके लिए इतनी अच्छी शायरी पेश की, और आपको भी लिखना अच्छा लगता है, सुनाना पसंद है, तो आपके अंदाज में मैंने कुछ लिखा है आपके लिए। और वो ये है कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और डेली मूविंग एवरेज के जाने सारे खेल निराले हमारे दर्शकों को लगते हैं बहुत ज़्यादा प्यारे। सबकी जानकारी है उनको, कौन से स्टॉक पर कब करना है वार, वो है हमारे वीरेंद्र कुमार। हैप्पी बर्थडे सर। थैंक यू श्रेया, थैंक यू वेरी मच। अनुज, आपने लगता है काफ़ी हद तक ट्रेन कर दिया है ना शब्दों के हेर फेर में मुंबई में। अब सुबह की आपकी उस जादुई शायरी से थोड़ा प्रेरणा ली श्रेया ने। श्रेया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। न्यूज़ रूम में जो एम्बियंस होता है उसका फर्क पड़ता है। मेरा काम है इंस्पायर करना है ना टीम को इंस्पायर करना है ना। एम्बियंस का फ़र्क पड़ता है अनुज, और बहुत बहुत शुक्रिया श्रेया आपका। चलिए अब आते हैं, चलिए बाजार पर। और निफ्टी पे और निफ्टी बैंक पर उन्होंने टिप्पणी करी। मेरा एक प्रश्न अभी और बाकी है, लेकिन उससे पहले एक काम करते हैं, जरा 3 स्टॉक्स रखते हैं स्क्रीन पे। पहला है इंडियन होटल्स। डे हाई पर तो नहीं, बट स्टिल रेंज के हायर क्लस्टर पे ट्रेड करता हुआ अबव ऑल मूविंग एवरेजेस। थोड़ा नज़र रख के चलिएगा इस स्टॉक पे। क्यों? क्योंकि सारी रेंजेस को बाइसेक्ट करके सारे एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। वो इसलिए क्योंकि 8 मई से लेकर टिल डेट यानी 25 जून तक इसने 2 एवरेजेस के बीच में अपना टाइम स्पेंड किया, अबव 100, बिलो 20। बट फाइनली सारे एवरेजेस को काट के ट्रेड करता है। कल अनुज और मैं चर्चा भी कर रहे थे सुबह सुबह से स्टॉक पे। एक ये, दूसरा है मैक्स हेल्थ केयर, जिसे कहते हैं ना एक्यूट स्ट्रेंथ, 3% ऊपर, क्लोजर टू ऑल टाइम हाई। नॉट एग्जैक्टली ऑल टाइम हाई, बट ट्रेजेक्ट्री वही है। 35 लाख शेयर का बिल्डअप हुआ, 24% अगर आप देखें ओआई बिल्डअप, और सारे एवरेजेस के ऊपर है। इंडियन होटल्स में क्या था? रिवर्सल था। यहाँ पे क्या है? स्ट्रेंथ। और तीसरा है दैट्स बिरला सॉफ्ट मिड कैप आईटी। मैं आज प्री ओपन में भी इस स्टॉक पे मैं चर्चा कर रहा था अनुज। निफ्टी आईटी अबव ऑल मूविंग एवरेजेस, बट अब एक समय अंतराल के बाद यानी दिसंबर 2024 के बाद पहली बार मिड कैप आईटी में बिरला सॉफ्ट अबव 100 EMA। तो एक ये थ्रेशोल्ड पॉइंट था जिसको पार कर रहा है। 3 स्टॉक्स मैंने रखे, इंडियन होटल्स, मैक्स हेल्थ केयर और बिरला सॉफ्ट। अनुज, मैं अपना प्रश्न इसी पे केंद्रित रखता हूँ। अभी निफ्टी आईटी कैसा पोजीशन लग रहा है आपको? हमने बैंक निफ्टी काफ़ी चर्चा करी, स्टैट्स की, पुट राइटर्स की, बट अभी हम एक सिंकिंग जोन से निफ्टी आईटी में बाहर निकल के आए। अब हम 200 EMA के ऊपर थोड़े सेटल हो रहे हैं। क्या लग रहा है, निफ्टी आईटी कितना या फिर आईटी स्टॉक्स कितना यहाँ से रिवॉर्ड होल्ड करते हैं इस वक्त? बिल्कुल। देखिए, आईटी पर आज आपको याद होगा हम सुबह कमेंट्री में कह रहे थे कि आज आईटी शायद लीड करेगा, क्योंकि कल नैस्डैक की जो तेज़ी थी उसके बाद एक सेंस बन रहा था कि आईटी शायद आउट परफॉर्म करे। आई थिंक हमने विप्रो को लिया था आज सुबह बिग स्टॉक्स में वीरू इसी चक्कर में, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा कोरिलेटेड है अमंग आईटी स्टॉक्स। यूएस की जो तेज़ी होती है उससे। आई थिंक जो कल पावल साहब ने कहा ना, मुझे लग रहा है उससे थोड़ा मार्केट ने क्यों लिया, क्योंकि पावल साहब ने कल ये भी कहा कि, और उसके बाद यील्ड नीचे भी आई यूएस की, कि हम इन्फ्लेशन का डेटा देखेंगे अगर, लेकिन वो रिस्क नहीं होता तो अब तक तो हम न्यूट्रल रेट पे आ चुके होते। तो मतलब रेट कट तो आने हैं यूएस में, ये आई थिंक मैटर ऑफ टाइम है। थोड़ा एक वहाँ पर ये भी चल रहा है, अब हो सकता है थोड़ा वन अपमैनशिप भी हो कि डोनाल्ड ट्रम्प साहब कह रहे हैं अभी काटो, वो पावल साहब कह रहे हैं मैं अपने हिसाब से काटूंगा जब मेरा मन करेगा, जब टाइम सही लगेगा तो। लेकिन इतनी स्ट्रॉन्ग करेंसी के बावजूद आईटी आज चला। आज रुपी बहुत स्ट्रांग है, तो नॉर्मली ऐसे में आईटी नहीं चलता है, लेकिन अच्छा खैर अब तो थोड़ी सी वीकनेस आ गई। सुबह काफ़ी स्ट्रांग था, लेकिन ये एक सेंस बन रही है यूएस के डेटा को देखकर कि मार्केट को लग रहा है कि शायद रेट कट्स राउंड द कॉर्नर है यूएस में भी इस वजह से। चलिए अब आगे बढ़ें और आज के कार्यक्रम का क्रम और ट्रेंडिंग स्टॉक समझते हैं श्रेया से। श्रेया जी, वो भी समझेंगे, लेकिन उससे पहले एक आखिरी प्रश्न मेरी तरफ से ये, हालांकि आईटी पे हम चर्चा कर रहे थे, अगर लीडरशिप किसी से आएगी तो बाजार में वो कहाँ से आएगी, कौन सा सेक्टर या स्टॉक स्पेसिफिक? बैंक्स। आई थिंक देखिए इस मार्केट को अगर ऑल टाइम हाई पे जाना है
तो बैंक निफ्टी को 60,000 पे जाना होगा, इसमें मतलब और कोई डाउट नहीं है मुझे। और शायद पॉसिबल भी हो। आई थिंक निफ्टी को अगर वो 26,200 क्रॉस करना है, मेरा सेंस ये है कि जिस दिन निफ्टी 26,200 पर होगा उस दिन आप बैंक निफ्टी को मेरे ख्याल से 58,000 से 60,000 के बीच में देखेंगे। तो लीडरशिप अगर आनी है तो बैंकों की तरफ से आनी है, क्योंकि डोमेस्टिक क्यूज़ यहीं पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहे। एक और चीज़, अर्निंग सीज़न शुरू होने वाला है, बैंकों पर नज़र रखिएगा। अगर इस बार भी बैंकों ने वही किया जो पिछले क्वार्टर में किया था, बहुत बड़ा पॉजिटिव होगा। ओके, तो बैंक से लीडरशिप आएगी फिलहाल बाजार में। चलिए अब ट्रेंडिंग स्टॉक्स की बात करते हैं और जिस तरीके से मार्केट में शानदार रैली आज के सत्र में हमें देखने को मिल रही है। शुरुआत करेंगे तेजी के ट्रेंडिंग स्टॉक्स के साथ। कौन से काउंटर्स आज सबसे ज़्यादा उछले और कामकाज कर रहे हैं? टाइटन देखिए आज बिग स्टॉक्स में शामिल, सटीक एनालिसिस ब्रोकरेजेस भी बुलिश, 0.4% की तेज़ी यहाँ पर। और इन्फोसिस आज देखिए IT पैक में ही पूरा बोलबाला है, तो 2.5% के करीब ये चढ़ता हुआ नजर आया। टाटा कंज्यूमर ये कल से ही तेज है, 1.5% की तेजी के साथ हमें कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। टेक महिंद्रा भी 2% से ज़्यादा चढ़कर यहाँ पर ये कर रहा है कारोबार। इसके अलावा MCX आज हीरो ऑफ द डे, UBS की काफ़ी बुलिश रिपोर्ट, 5.5% से ज़्यादा उछल के आज के सत्र में। वोडाफोन आइडिया कल की खबर के बाद आज भी मोमेंटम कैरी करता हुआ 5.5% से ज़्यादा की तेज़ी। बिरला सॉफ्ट अगेन IT पैक का काउंटर 4.5% से ज़्यादा उछला। कल्याण ज्वेलर्स में भी आज खरीदारी होती हुई नजर आ रही है, 0.4%। लेकिन चढ़ते बाजार में भी कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर बिकवाली हावी होती हुई नजर आई। आज थोड़ा डिफेंस स्टॉक्स कल भी थोड़ा मुनाफा वसूली के शिकार हो रहे थे, आज भी हो रहे हैं। BEL, मजगांव डॉक देखिए आप 2.5% टूटे। डिक्सन टेक में आज मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है, 3.25% करीब। और पूना वाला फिनकॉप भी 2% से ज्यादा टूट कर रहा है कारोबार। इसके अलावा कौन से काउंटर्स आज बिकवाली के शिकार हुए? अगेन हैल देखिए 2% की गिरावट यहाँ पे। यूनियन बैंक टूटा आज 2%। ऑयल इंडिया कल भी टूटा था, आज भी टूट कर रहा है कारोबार 1.5%। और पॉलिसी बाजार में भी 1.5% से ज्यादा की गिरावट आज के सत्र में हमें देखने को मिल रही है। तो ये हाल कुछ स्टॉक्स का जहां पर एक्शन, तेजी और मंदी हमें देखने को मिली। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कार्यक्रम का क्रम समझते हैं। फंडामेंटल राय देने के लिए हमारे साथ होंगे जियोजीत इन्वेस्टमेंट्स के गौरांग शाह। टेक्निकल कॉल्स लेंगे हम प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, राजेश सातपुते, चंदन तापड़िया, आशीष कयाल और विकास सालुंखे जी से। 2:15 पर MCX में जोरदार तेजी क्यों आई है बताएंगे मिताली जैन। 2:20 पर कंचन नौटियाल बताएंगे आपको डिक्सन में गिरावट क्यों है। 2:25 पर समझेंगे इंडियन होटल्स पर ब्रोकरेज रिपोर्ट की राय मुझसे। और 2:30 बजे दीपाली राणा बताएंगे आपको ज्वेलरी शेयरों में क्या चल रहा है आखिर। 2:35 पर मंगलम मल्लू टाइमेक्स ग्रुप के OFS और कारोबार पर खास डिटेल बताएंगे आपको। 2:50 पर मार्केट बिग वॉइस में हमारे साथ होंगे इन्वेस्टेड PMS के पार्टनर और रिसर्च हेड अनिरुद्ध गर्ग जी। 2:05 पर यतिन बताएंगे आपको कौन से डीलिंग रूम कौन से स्टॉक्स पर फोकस कर रहे हैं। साथ ही 3:10 पर अनुज से लेंगे कल के लिए स्ट्रैटेजी। और 3:15 पर लेंगे BTST STBT कॉल्स। ओके, चलिए अब हमारा पैनल पूरा तैयार है और बात करते हैं उनसे और ट्रेड्स की शुरुआत करते हैं। आप सभी को गुड आफ्टरनून। गाबा सर बताइए आपका इस समय का ट्रेड। गुड आफ्टरनून टू यू। और स्टॉक का नाम है LTIM, IT क्षेत्र से ट्रेड कर रहा है 5453। मेरे ख्याल से स्टॉप लगाना चाहिए करीब 5420 का, करीब 22-23 रुपए का स्टॉप है। नियर टर्म टारगेट 5550, वहां पर थोड़ा रेजिस्टेंस है, वहां पर प्रॉफिट बुक करना चाहिए। लेकिन यस, अपसाइड ऑन LTIM सॉफ्टवेयर। जी, मिड कैप IT इस वक्त सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे सेफ मिड कैप IT अच्छा करता हुआ। LTIM प्रकाश का पहला ट्रेड। मानस, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून विवेक जी। तो देखिए बिरला सॉफ्ट में खरीदारी करनी है। बिरला सॉफ्ट में हमने कंसोलिडेशन देखा। आज फाइनली बिरला सॉफ्ट में एक फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट पे देखने को मिला है, 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है। काफी बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। तो बिरला सॉफ्ट में खरीदारी करेंगे। 433 433 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएंगे और 455 455 रुपए के टारगेट सेट करेंगे। ये कैश लेवल्स है। चाहे तो 440 का कॉल ऑप्शन जुलाई मंथ का ले सकते हैं। 20 रुपए पे ये ऑप्शन ट्रेड हो रहा है। इसमें आपको 14 रुपीज के स्टॉप लॉस खरीदारी करनी है और 30 रुपए के टारगेट सेट करना है। ओके, बिरला सॉफ्ट मानस जी की पसंद और आज IT स्टॉक्स का बोलबाला देखने को मिल रहा है। राजेश सातपुते जी हमारे साथ मौजूद है। राजेश जी बताइए आप क्या ट्रेड देंगे आज के सत्र के लिए? गुड आफ्टरनून श्रेया, गुड आफ्टरनून एवरीवन। श्रेया देखिए, मेरी नजर है मेटल स्टॉक्स पे और उसमें से मुझे जो अच्छा लग रहा है दैट इज JSW स्टील का चार्ट। अगर JSW स्टील का चार्ट देखें तो इट्स अ सिमेट्रिकल ट्रायंगल ब्रेकआउट जो आज मिला है 1020 के ऊपर। तो हमारा स्टॉप लॉस 1020 के नीचे यानी 1010 का स्टॉप लॉस होगा। बाय करेंगे JSW स्टील अकॉर्डिंग टू स्विंग ट्रेड। इसका जो टारगेट आ रहा है वो करीबन 1060 से लेके 1070 आएगा। तो ओवरऑल चार्ट देख के लगता है JSW स्टील में मोमेंटम शुरू हुआ है।
जेएसडब्ल्यू स्टील में मोमेंटम शुरू हुआ है, ये इस समय राजेश जी की तरफ से एक व्यू। विकास जी, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून। देखो, ओवरऑल यहाँ पे मार्केट अभी भी पॉजिटिव जोन में है, लेकिन मुझे लगता है कि क्लाइंट फार्मा यहाँ पे एक अच्छा काउंटर है। ये हमने हमारे क्लाइंट को भी रिकमेंड कर चुके हैं मंथली रिपोर्ट पे और डेली बेस पे भी। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि 1870-1900 के आसपास के टारगेट यहाँ पे क्लाइंट फार्मा में देखने मिल सकते हैं। 1740 का इम्पोर्टेंट सपोर्ट यहाँ पे बन चुका है, तो 1740 के स्टॉप लॉस इस पे बाय किया जा सकता है। 1870 का टारगेट यहाँ पे देखने मिल सकता है। जिस हिसाब से डेली और वीकली चार्ट दोनों भी फॉर्मेशन में ये चार्ट अच्छा ब्रेकआउट दिखा रहा है, हाई हाई बनाते देखने मिल रहा है, तो मुझे लगता है जल्दी ये ऊपर में 1870-1880 के आसपास के टारगेट इंटैक्ट कर सकता है। तो 1740 के स्टॉप लॉस से ग्लैंड फार्मा बाय करना है। ओके, ग्लेन फार्मा आपका बाय है 1786 पे। और आशीष कैल जी के पास चलते हैं। आशीष जी, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड इस वक्त है। गुड आफ्टरनून। देखिए, मिड कैप आईटी में ऑलरेडी बज है, जैसे कि आप भी बात कर रहे थे बिरला सॉफ्ट की। ये स्टॉक ने काफी कंसोलिडेशन के बाद में आज अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया, और ब्रेकआउट जेन्युइन इसलिए लग रहा है क्योंकि वॉल्यूम्स अच्छे पिकअप हुए आज के दिन में। अगर देखेंगे तो इसका जो पिछले 10-12 दिन के वॉल्यूम से बहुत ज्यादा वॉल्यूम्स आज के दिन में, तो ओवरऑल रुझान पॉजिटिव लग रहा है। 20 डीएमए के ऊपर आ चुका है स्टॉक। यहाँ पर ऊपर में जो टारगेट है वो करीबन 465 का देखा जा सकता है, और स्टॉप लॉस लगाना होगा 427 का। नहीं, आशीष जी, बिरला सॉफ्ट ऑलरेडी रिकमेंड कर चुके हैं मानस जी, तो आपको थोड़ा सा स्टॉक चेंज अच्छा। करना पड़ेगा यहाँ पर। हाँ, ओके, यहाँ पर दूसरा स्टॉक जो मैं देना चाहूंगा वो है सीईएससी। अगर आप देखेंगे तो सीईएससी में भी एक अच्छा खासा मूव देखा जा रहा है आज के दिन में। पिछले 3 दिनों से ये बुलिश कैंडल बना रहा है वीडियो, और मार्केट में जब दबाव था तो भी इसने पॉजिटिव कैंडल कल के दिन बनाया था। तो सीईएससी पे बाय कॉल दिया जा सकता है। यहाँ पर 185 का टारगेट है ऊपर में सीईएससी के लिए, और नीचे में जो स्टॉप लॉस लगाना होगा वो है 165 का। ओके, सीईएससी पहले तो बिरला सॉफ्ट ही पसंद आ रहा था आशीष खयाल जी को, लेकिन सीईएससी दूसरे पे किन की यहाँ पर खरीदारी की राय। तो टेक्निकल कॉल्स पूरे हो गए हैं। गाबसर ने एलटीआई माइंडट्री चुना है, यहाँ पे खरीदारी की राय उनकी तरफ से। मानस जी को बिरला सॉफ्ट पसंद आ रहा है, मिड कैप आईटी में बज है। राजेश जी जेएसडब्ल्यू स्टील पर बेट लगा रहे हैं। विकास जी कह रहे हैं कि ग्लैंड फार्मा पे खरीदारी की जा सकती है, और आशीष जी ने अभी अभी सीईएससी बताया, यहाँ पे खरीदारी की राय उनकी तरफ से। गौरांग जी हमारे साथ मौजूद है। गौरांग जी, स्वागत है कार्यक्रम में आपका, प्रणाम। इन्वेस्टमेंट आइडिया क्या होगा आपके तरफ से, क्या आएगा जिस तरीके से मार्केट में अच्छी खासी रैली हमें देखने को मिल रही है? बहुत बहुत धन्यवाद श्रेया जी, आपको सीएनबीसी आवाज के सभी दर्शकों को और मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव को हमारा सादर प्रणाम और शुभ दिन। और हमारे बहुत ही पुराने और प्रिय मित्र श्रीमान वीरेंद्र जी को जन्मदिन की अनेक अनेक शुभकामनाएं हमारे तरफ से, और परमात्मा से प्रार्थना है कि आपकी सेहत बनी रहे और आपके परिवार की सेहत बने रहे, यही प्रार्थना है परमात्मा से। तो श्रेया जी, विकल्प के रूप में हमने खपत क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनी, आज टाटा समूह की कंपनियों में काफी कुछ हलचल नजर आ रही है, तो इसी समूह से जुड़ी हुई कंपनी है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड। काफी सारे इनके पावर ब्रांड्स हैं, संपन्न के रूप में काफी सारे प्रोडक्ट्स है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स में ये जा रहे हैं, और आने वाले समय में हमें लग रहा है कि खपत अब धीरे धीरे करके जोर पकड़ेगी। तो लंबी अवधि के आधार पर हमारी टीम के तरफ से टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स पर खरीदारी की राय। एक डिस्क्लोजर देना चाहूंगा कुछ ही चंद ही सेकंड में, कि जो भी राय निवेश लायक आपके समक्ष रख रहे हैं, ये हमारी रिसर्च टीम की तरफ से, इसमें मेरी कंपनी जियोजित या हमारा कोई निजी निवेश नहीं है, ना ही कोई वित्तीय लाभ है, लेकिन इसी प्रकार से राय हम हमारे क्लाइंट्स को देते हैं। ओके, चलिए, तो ये इस समय आज के लिए आपके ट्रेडिंग आइडियाज़ और इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। अब एक काम करते हैं, आज के टॉप एफएनओ गेनर की बात करते हैं। एमसीएक्स आज करीब 6% तेज़ी के साथ ट्रेड कर रहा है। सुबह जब हमने इसको पिक किया था तब 2% ऊपर था, अब 6% ऊपर। ब्रोकरेज हाउसेस भी बुलिश हैं एमसीएक्स पर। क्यों है आज का हीरो ऑफ द डे, ये जानते हैं मिताली से। मिताली, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। तो सर, 2 ब्रोकरेज हाउसेस यूबीएस और एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ ने अपने टारगेट्स रिवाइज किए हैं। यूबीएस ने जो पहले का 7,000 का टारगेट था उसे रिवाइज करके 10,000 रुपये कर दिया है। एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ ने टारगेट प्राइस दिया है 9,040 का। दोनों ही फर्म्स का मानना है कि कंपनी की वॉल्यूम में ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रही है। स्पेसिफिकली जो कमोडिटीज़ की प्राइस में वॉलेटिलिटी आ रही है, गोल्ड, सिल्वर और ब्रेंट क्रूड में, उस वॉलेटिलिटी के कारण इनकी वॉल्यूम्स में अच्छा खासा इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। फ्यूचर्स का एवरेज
डेली वॉल्यूम देखें तो क्वार्टर इन क्वार्टर करीबन 50% का इजाफा यहाँ देखने को मिला है और ऑप्शंस के एवरेज डेली वॉल्यूम में करीबन 30% का क्वार्टर इन क्वार्टर इंक्रीमेंट आया है। MCX ने जो नए प्रोडक्ट्स भी लॉन्च किए हैं इलेक्ट्रिसिटी फ्यूचर्स के, जिनसे इसका सेबी से इनको अप्रूवल मिला है रिसेंटली, और मंथली सिल्वर ऑप्शंस भी लॉन्च किए हैं। साथ ही इंडेक्स ऑप्शंस भी इनकी पाइपलाइन में है। तो फर्म्स का मानना है कि इनकी जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छे स्तर पे होने वाली है। अर्निंग्स ग्रोथ भी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। एनालिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि FY 26 से 28 के बीच में जो इनकी अर्निंग्स है करीबन 26% CAGR के साथ ग्रो होती हुई नजर आ सकती है, जिसमें हायर वॉल्यूम से ऑपरेटिंग लेवरेज इनको मिलेगा। FY 27-28 के लिए जो EPS अनुमान है वो भी बढ़ाकर 13 to 17% कर दिए हैं। और कंपनी की कमोडिटी फ्यूचर्स में जो डोमिनेंट शेयर पोजीशन है करीबन 98% का मार्केट शेयर, तो NSE जैसे कॉम्पिटिटर्स इनके लिए खास खतरा नहीं है, ऐसे दोनों ही ब्रोकरेज हाउसेस का मानना है। इंडिया में कमोडिटीज ट्रेडिंग की पेनिट्रेशन अभी भी लो है, तो आगे जाके इनकी लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर्ड ग्रोथ भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है। इसके साथ ही रेगुलेटरी मार्केट और इंडस्ट्री कंडीशंस भी MCX के लिए काफ़ी ज़्यादा ल्यूक्रेटिव लग रही है, जिसके कारण दोनों ही ब्रोकरेज हाउसेस MCX पे काफ़ी ज़्यादा बुलिश नजर आ रहे हैं और स्टॉक में आज काफ़ी 5 to 6% का एक अपसाइड मोमेंटम भी देखने को मिला। बिल्कुल, शुक्रिया मिताली। आज सुबह सुबह चैनल पर जो सबसे पहली कॉल गई थी वो MCX की गई थी। मानस, आपका 8700 का टारगेट था, हम अभी भी उस लेवल पर हैं। इंटरडे में तो हम 8800 तक गए थे, लेकिन वो तो आपका डे टारगेट था। पोजिशनली ये 10,000 के टारगेट अग्रेसिव लग रहे हैं या आपको लग रहा है कि आने चाहिए? नहीं, बिल्कुल एग्रेसिव नहीं है मेरे ख्याल से। तो जो दो लास्ट मंथ हमने ब्रेकआउट देखा है उसके टारगेट 10,500 के आते हैं, तो 10,500 तक की रैली तो बिल्कुल देखने को मिल सकती है। हालांकि ऑलरेडी हमने एक बड़ा मूव देखा है, तो अब आपको एक नई पोजीशन बनाने के लिए करेक्शन का इंतजार करना है। लेकिन अब हर करेक्शन पे खरीदारी करनी है जब तक 7500 के ऊपर स्टॉक ट्रेड करता रहेगा तब तक। ओके, जब तक 7500 के ऊपर है हर करेक्शन में यहाँ बाइंग करनी है। सुबह जो टारगेट था एग्रेसिव टारगेट था, ध्यान रखिएगा मानस का, और वो 8700 का टारगेट हिट हुआ। अब अगर आपको लेना है तो आप थोड़ा सा डिप्स का वेट करिए। गौरांग जी, गुड आफ्टरनून। आपकी कवरेज है कि MCX पर? अब आज तो सबसे ज़्यादा चर्चा यही हो रही है कि NSE का IPO अब तो शायद मैटर ऑफ व्हेन एंड नॉट इफ हो गया है, तो क्या बाकी एक्सचेंज स्टॉक्स में वापस थोड़ा सा करंट लौटता हुआ दिखेगा? आपको भी प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। तो अभी अभी मैंने आप ही के मनी कंट्रोल पर ये खबर आती हुई देखी कि शायद बहुत जल्द IPO के पेपर्स फाइल करेंगे NSE, और शायद अगले महीने के अंत तक जो प्रक्रिया है उस पर अनुमति मिलने की संभावना है। ये सब सूत्र के हवाले खबरें हैं। तो देखिए अनुज भाई, हम और आप सब शेयर बाजार से जुड़े हुए हैं, भारत का शेयर बाजार यानी कि इंडियन कैपिटल मार्केट्स, और हम जिस तरीके से राय रखते हैं भारतीय शेयर बाजार की आने वाले 3, 4, 5 साल में, उसके साथ साथ जो कमोडिटी मार्केट है उसमें भी मेरे ख्याल से वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं और नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रही हैं सब एक्सचेंजेस। तो क्षेत्र हमें पसंद आता है। कैम्स नामक कंपनी है शेयर बाजार से जुड़ी, वहां पर हमारी खरीदारी की राय है। और मुझे लग रहा है कि अगर ये सूत्र के आधार पर जो खबरें आई हैं, अगर आने वाले समय में ये वास्तविकता में परिवर्तन होती हुई आई, तो मेरे ख्याल से जो प्लेटफॉर्म्स है, चाहे फिर वो BSE हो या MCX हो, इन सभी कंपनियों में मेरे ख्याल से लोगों की रुचि बनी रहेगी। विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा अनुज भाई, क्योंकि कवरेज नहीं है फिलहाल। ओके, तो ये पूरा स्पेस ही अच्छा लग रहा है। कैम्स, BSE, MCX रडार पे रख सकते हैं आप। शानदार रैलीज पूरे स्पेस में हमें देखने को मिली। MCX वायदा का टॉप गेनर, इसकी बात हो गई, लेकिन वायदे बाजार की टॉप लूजर की बात करते हैं आज। डिक्सन टेक, ये स्टॉक 2.5% के करीब टूटा आज और डीलों के आसपास आपको कारोबार करता हुआ नजर आएगा। दरअसल फिलिप कैपिटल की इस पे एक रिपोर्ट आई, उसके बाद ये डेंट पड़ा है। क्या है रिपोर्ट, समझने के लिए हम कंचन के पास चलते हैं। कंचन, बताइए रिपोर्ट क्या है? जी, फिलिप कैपिटल की रिपोर्ट तो आई है, साथ साथ में इसमें जो खबरें हैं उसके चलते भी यहाँ पे हमें एक डाउन ट्रेंड आज के सत्र में देखने को मिला है। इस टाइम पे अगर फिलिप कैपिटल की माने तो उन्होंने जो सेल की राय दी है और इस टाइम पे जो टारगेट है उसको घटा के कर दिया है 9,085 का। अगर देखिए इंडियन मार्केट की बात करें तो वहाँ पे जो मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर है वो काफी तेजी से ग्रो रहा है। वहाँ पे जो कंपटीशन है वो भी कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है। कंपटीशन बढ़ने से जो हमें मार्केट में डिक्सन की एक कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मोनोपोली दिखती थी, वो अब इरोड होती हुई दिखाई दे रही है। मोटरोला जो कि डिक्सन का लार्जेस्ट क्लाइंट है, वो भी अपने प्रोडक्शन को अब कार्बन की तरफ जो है वो शिफ्ट करता हुआ नजर आ रहा है। इस टाइम पे अगर हम कार्बन की बात करें तो वो अप्रोक्सीमेटली 25% मंथली डोमेस्टिक वॉल्यूम हैंडल करता है मोटरोला की, और एक्सपेक्टेशन ये जताई जा रही है कि
जून 2025 तक ये नंबर हमें बढ़ के 35% तक होता हुआ दिखाई दे सकता है। इसके अलावा अगर हम साल 2023 की बात करें तो देखिए डिक्सन उस टाइम पे मोटरोला का 100% जो प्रोडक्शन है वो उस टाइम पे हैंडल करता था, लेकिन मोटरोला के जिस तरीके से ग्रोथ होती रही, डिक्सन जो अपनी मोनोपोली है उसको कहीं ना कहीं लूज करता हुआ नजर आ रहा है। लॉन्ग चेयर की बात करी जाए जो कि डिक्सन का लार्जेस्ट सेकंड क्लाइंट है, वो इस टाइम पे कार्बन का मई 2025 में आउटसोर्स कर रहा है 2% वॉल्यूम। और फिलिप कैपिटल का ये मानना है, यहाँ से कंसर्न्स जो वो है वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं कि हो सकता है कि जिस तरीके से मोटरोला का हमने शेयर देखा था वो एकदम से 5 महीने के अंदर 2% से 30% हो गया था, लॉन्ग चेयर के अंदर भी हमें वो देखने को मिल सकता है, जिसके बाद एस्टिमेट्स जो है वो कट कर दिए गए हैं। रेवेन्यू में 4% का डाउनसाइड, एबिटा में 6% का डाउनसाइड और पैट की बात करी जाए तो 9% का डाउनसाइड जताया गया है। लेकिन लॉन्ग टर्म की बात करी जाए तो हमने रिसेंटली देखा था दिसंबर 2024 में डिक्सन ने जेवी किया है वीवो के साथ, तो हो सकता है फिस्कल ईयर 27 के बाद हमें वापस से एक मोमेंटम लौटता हुआ दिखाई दे, लेकिन शॉर्ट टर्म में कंसर्न परसिस्टेंट है। ओके, शॉर्ट टर्म में दिक्कत जो है वो सामने नजर आ रही है। शुक्रिया कंचन तमाम जानकारी के लिए। डिक्सन आज 2.5% गिर कर रहा है कारोबार, लेकिन बात करें तो 2025 में 18,000 तक गया था और 52 वीक हाई इसका 19,148 का है, वहाँ से काफ़ी करेक्ट हुआ 14,148 पे अब कारोबार कर रहे थे। 2025 अभी तक ठीक ठाक नहीं रहा है। इस साल में अब तक की ही बात कर लूँ मैं अगर, तो नेगेटिव रिटर्न ही हाथ लगा, 21% से ज़्यादा गिरा, लेकिन बीच में अच्छा मोमेंटम था। राजेश सातपुते जी, डिक्सन टेक हालांकि इस खबर के बाद टूटा, चार्ट्स पे अब कैसे प्लेस्ड है? क्या जिस तरीके से गिरावट अभी देखने को मिल रही है शॉर्ट टर्म के लिहाज से, अभी इट्स अ रेड फ्लैग या फिर मौका है अभी खरीदारी करने का? पहले देखिए चार्ट अगर आप देखें तो मुझे लगता है ये खरीदारी करने का मौका है। दो चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। एक तो यहाँ पे 200 DMA, इसका 200 DMA बनता है करीबन 14,200 के आसपास। और अगर आप डेली कैंडलस्टिक एनालिसिस करें तो ये जो करेक्शन हुआ था करीबन 17,000 से लेके 13,500 और वहां पे एक बॉटम लगा था। जो हम लोग कैंडलस्टिक एनालिसिस करते हैं दैट्स अ बुलिश एनगल्फिंग। तो दो तीन चीजें जो है ये सजेस्ट करे कि जितना निगेटिव था शॉर्ट टर्म के लिए वो फैक्टर्ड इन है। तो एट अ लेवल ऑफ 13,500 13,800 जो टिप मिलेगा दैट विल बी ट्रीटेड एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। इसका स्विंग का टारगेट बनेगा करीबन 15,000 का। मुझे लगता है 14,800 से लेके 15,000 ये इसका स्विंग आना चाहिए। तो काउंटर बाय ऑन डिप है फिलहाल। काउंटर बाय एंड डिप्स का अगर आप देखिए कंटेंडर है यहाँ पर। अब आते हैं स्ट्रेंथ पर। सुबह इनफैक्ट अनुज ने डिस्कस किया भी था, कल मैं डिस्कस भी कर रहा था। भारती एयरटेल एट 1969 सुबह बात हुई थी इस पर, करीब करीब 1958 या 54 के आसपास। नाउ एट 70 एट ऑल टाइम हाई। और ये मैं आपको 4-5 दिन से बोल रहा हूँ, जो भाव कॉपी अगर आप रीड करें कि 2000 के कॉल राइटर्स ने पहले से ही 4 दिन पहले से एग्जिट करना शुरू कर दिया था। मैं 2 स्टॉक्स की चर्चा करूँगा यहाँ पे। पहले तो आशीष जरा प्लीज़ रोल ओवर्स रखिएगा स्क्रीन पे भारती के। आशीष, आपकी अप्रोच भारती पे, अब इट्स अगेन रेक्टेंगल ब्रेकआउट एट 1900 आई थिंक 1900 पे हुआ वो। अब प्रोजेक्शन क्या है शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से, और कोई नेक्स्ट मंथ की कॉल पे आपका फोकस है क्या इस वक्त? देखिए वीरू, बिल्कुल भारती एयरटेल पे एक जो ब्रेकआउट हुआ था 1900 के आसपास, अगर इसका पूरा विड्थ देखे रेक्टेंगल का तो 100 पॉइंट का था। तो जो इसका टारगेट होता है वो करीबन 2000 का आता है। 2000 के टारगेट में 1970 पे ऑलरेडी आ चुका है। तो यहाँ पर ऊपर में जो रिस्क रिवॉर्ड का रूम है वो फिलहाल 30 पॉइंट का है। तो मेरे ख्याल से यहाँ से ओरिजिनल ट्रेंड जो है वो बाई साइड पे ही है। यहाँ पर अगर कोई भी डिप मिलती है तो वहां पर बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। और अगर हम यहाँ पर कॉल की बात करें तो भारतीय एयरटेल में मेरे ख्याल से 1960 का जो कॉल ऑप्शन है उसे खरीदा जा सकता है। मैं अभी प्राइस चेक कर लेता हूँ और उसी के सामने मेरे ख्याल से 2000 का जो कॉल ऑप्शन है उसे बेचा भी जा सकता है। तो ऐसे करने से होगा क्या कि एक जो टारगेट है वहां तक थोड़ा प्रॉफिट बुक हो जाएगा, थोड़ी पोजीशंस हेज हो जाएगी। अगर काउंटर साइडवेज हो गया, डिप आया तो नुकसान कम होगा। तो 1960 का जो कॉल है नेक्स्ट मंथ का वो करीबन 49 रुपीज के आसपास कामकाज कर रहा है। और यहीं पे इसके सामने अगर आप 2000 का कॉल देखेंगे जुलाई का, वो करीबन 31 रुपीज के आसपास का काम कर रहा है। तो 19 रुपए का जो स्प्रेड है वो बनता है और ओवरऑल ट्रेंड रुझान यहाँ पर बाई साइड पे। तो बुल कॉल स्प्रेड की स्ट्रेटेजी भारतीय एयरटेल पे बनाई जा सकती है छोटे प्रॉफिट के लिए। जी हाँ, भारतीय एयरटेल एट ऑल टाइम हाई। और दूसरा ब्रेकआउट है वो है ऑटो बास्केट में 2 व्हीलर स्पेस में, दैट्स टीवीएस मोटर्स। आपकी राय इस पर विकास जी क्या होगी? 2897 क्लियर कट फ्लैग का ब्रेकआउट, और अब क्या पॉसिबिलिटी ऑफ आई थिंक 2960 जो कि
ऑल टाइम हाई है, बन रही है क्या? मतलब चेस करने लायक है क्या जुलाई में स्टॉक, विकास? जी वीरेंद्र जी, देखो अगर वीकली चार्ट पे भी देखो तो डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन का यहाँ पे ब्रेकआउट देखने मिल रहा है। हालांकि हमने देखा है कि जो ये पूरे वीक में वो 3% के आसपास का एक अपमूव यहाँ पे देखने मिल रहा है, लेकिन मुझे लगता है यहाँ से एक अपमूव जो है कंटिन्यू करते हुए देखने मिलेगा। ऊपर में जो रेंज निकल के आ रही है वो 2960 2970 के आसपास के, नहीं यहाँ से और 70-50 पॉइंट्स का एक अपमूव अभी भी कंसिडर करते हुए देखने मिल सकता है। नीचे में जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है वो 2850 2860 के आसपास एक बेस बना चुका है, तो मुझे लगता है जो मोमेंटम है वो कैरी करते हुए देखने मिलेगा। अगर वीकली चार्ट की बात करो तो यहाँ से जो उसके नियर बाय ऑल टाइम हाई जो थे वहां पे उसको ब्रेकआउट करने के चांसेस बढ़ते हुए देखने मिल रहे हैं। जो 2950 के आसपास के ऑल टाइम 52 वीक हाई जो है वो जो ब्रेक करते हुए देखने मिलेंगे, तो मुझे लगता है एक अच्छा नया हाई देखने मिल सकता है। 1 से 2 वीक के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोल रहा हूँ कि 3000 के आसपास की रेंज जो है वहां तक एक काउंटर एक अप मूव कर सकता है। जो इमीडिएट टारगेट यहाँ पे ऑल टाइम हाई के आसपास का ही देखने मिलेगा 2960 के आसपास। ओके, टीवीएस मोटर पे खरीदारी की राय आती हुई विकास जी की तरफ से। एक और स्टॉक की बात करते हैं, एक इंडियन होटल्स, इसमें भी शानदार तेजी आज के सत्र में हमें देखने को मिल रही है और सुबह हम इस खबर पर चर्चा भी कर रहे थे। 2.5% की तेजी के साथ 782 के लेवल पर कारोबार करता हुआ नजर आएगी। खबर क्या थी एक बार वो समझते हैं, फिर इसको टेक्निकल पर्सपेक्टिव से भी समझेंगे। दरअसल जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट आई थी इंडियन होटल्स पर और ओवरवेट थे वो इस पर्टिकुलर काउंटर को लेकर। टारगेट प्राइस भी काफ़ी अच्छा खासा बढ़ा दिया उन्होंने, 890 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस रखा है इंडियन होटल के ऊपर, यानी कि जिस लेवल पे अभी 782 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है यहाँ से 16% से ज़्यादा का अपसाइड पोटेंशियल उनको नज़र आ रहा है। अच्छा क्या लगा उनको, तो हाल ही में देखा हमने कि इंडियन होटल थोड़ा गिरकर कारोबार कर रहा था, कमजोरी हमें देखने को मिल रही थी, वो काफ़ी टेम्पररी थी। अब यहाँ से हालात सुधर सकते हैं, जेपी मॉर्गन कह रहे हैं। और इसके पीछे उन्होंने 3 कारण बताए हैं। पहला, Q1 की बात करें तो वहाँ पे शुरुआत दमदार हुई है, बुकिंग्स में तेज़ी के संकेत मिल रहे हैं। दूसरी बात उन्होंने की फिनेंशियल ईयर 26 में रेवेन्यू पर अवेलेबल रूम जो है उसकी ग्रोथ उम्मीद से बेहतर रह सकती है, वो एक पॉजिटिव ट्रिगर है। तीसरी चीज़ है कि हाल ही में जो ईपीएस कटौती की गई थी सैन्य तनाव के कारण, अब वहाँ पे रिवर्स संकेत आते दिख रहे हैं। तो ये 3 कारण। इसके अलावा फिनेंशियल ईयर 2030 तक जेपी मॉर्गन कह रहे हैं कि टारगेट जो है वो कंपनी समय से पहले पूरा कर लेगी। इसके अलावा फिनेंशियल ईयर 28 तक 19% से ज़्यादा रहेगा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। साथ ही कंपनी मैनेज कीज पे फोकस कर रही है। ये क्या है, तो किराए पर दी गई होटल्स की संख्या वो बढ़ा रही है और इसका जो हिस्सा है वो बढ़कर 70% तक पहुंचने का अनुमान है, यानी कि एसेट लाइट मॉडल पर अब कंपनी ज़्यादा फोकस कर रही है, वहाँ से रेवेन्यू जनरेट ज़्यादा होता हुआ नज़र आ रहा है। इसीलिए जेपी मॉर्गन फिलहाल काफ़ी बुलिश नज़र आ रहे हैं इंडियन होटल पर और अच्छी खासी तेज़ी आज हमें देखने को भी मिल रही है इस पूरे स्पेस में और इनफैक्ट इस पूरे पर्टिकुलर काउंटर में। एक बार इंडियन होटल्स पे आशीष जी मैं आपसे ही ये राय लेना चाहूँगी, जिस तरीके से इस पर्टिकुलर काउंटर ने पिछले कुछ सत्रों में थोड़ा कंसोलिडेशन का फेज़ हमने देखा था, फिर आज के सत्र में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। कैसे देख रहे हैं इस काउंटर में, क्या करंट मार्केट प्राइस पे लेना चाहिए जिनके पास नहीं है? देखिए इंडियन होटल पे जो व्यू है वो बुलिश है, हमारे भी होल्डिंग है इस स्टॉक के अंदर और यहाँ पर बहुत अच्छा ब्रेकआउट मेरे ख्याल से आ सकता है, क्योंकि इसका जो पिछला हाई बना था वो इसी लेवल्स पे 780 785 के आसपास, वहां पर बार बार से रिवर्सल हुआ, लेकिन अभी जो मूवमेंट आ रहा है वो एक ब्रेकआउट के साथ आ रहा है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये कंसोलिडेशन जो चल रहा है इस स्टॉक के अंदर करीबन जनवरी 2025 से चल रहा है और इसका एक ब्रेकआउट आना बाकी है। तो अगर ये ब्रेकआउट आता है यहाँ से तो बहुत अच्छा मूव मिल सकता है करीबन 830 840 के लेवल्स के आसपास तक। तो ओवरऑल रुझान बाई साइड पे, यहाँ पोजीशंस बनाई जा सकती है, फ्रेश पोजीशंस क्रिएट की जा सकती है। स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा 762 का शॉर्ट टर्म के लिहाज से और टारगेट है 820 का फॉलोड बाय 840। चलिए अब कैश के कॉल्स का टाइम आ गया, तो स्टिंग प्ले करिए जरा टॉप कैश कॉल्स का और फिर हम आपको बता दें कि कहाँ से आपको कॉल्स मिलेंगी। आशीष कयाल जी, मानस जायसवाल जी और चंदन जुड़े हैं हमारे साथ पैनल में, उनसे ट्रेड लेंगे। चंदन जी गुड आफ्टरनून, आपसे शुरुआत करते हैं इस समय की टॉप कैश कॉल। जी अनुजी, टॉप के केस कॉल की हम बात कर रहे हैं और मैं केस कॉल में सिलेक्टेड काउंटर को देख रहा हूं जहां पे कुछ मोमेंटम है। इस लिस्ट में मैं शामिल करना चाहूंगा एक काउंटर
अनंतराज इंडस्ट्री। अनंतराज इंडस्ट्री में आप देखोगे तो इस वीक एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न वीकली चार्ट में बना है। उससे पहले 2 वीक में करेक्टिव मूव देखने को मिला था। 2 दिनों से हाई राइज हाई लोज बन रहे हैं और सपोर्ट बेस बाइंग यहाँ पे बननी चाहिए। हालांकि मेजर ट्रेंड थोड़ा कंसोलिडेटिव है, बट जिस हिसाब से बार बार सपोर्ट बेस बाइंग आ रही है, लग रहा है कि नए मूव यहाँ पे बनेंगे। तो इस काउंटर पे हम ध्यान रखेंगे 550 के आसपास खरीदे, 540 का स्टॉप लॉस होगा, ऊपर में 570 तक के टारगेट यहाँ पे बन सकते हैं। ओके, अनंतराज इंडस्ट्रीज, प्लीज़ स्टॉप लॉसेस पे गौर फरमाइएगा। इट्स कैश कॉल, तो यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। और ये स्टॉक आज अपने लास्ट ड्यू एवरेज को 200 डेमा को बाइसेक्ट करने की कोशिश करता हुआ। आशीष जी के पास चलते हैं, उनका ट्रेड समझते हैं। आशीष, क्या पिक कर रहे हैं आप? देखिए, मेरा जो पिक है वो है PCBL में। यहाँ पर ये स्टॉक एक लो बनाया था 380 में 3 दिन पहले, वहां से अच्छा खासा रिवर्सल हुआ है। कंसोलिडेशन में बहुत समय से, लेकिन मेरे ख्याल से अभी इसमें ब्रेकआउट आना चाहिए। आज के दिन में वॉल्यूम जो पिकअप हो रहे हैं वो देखते हुए लग रहा है कि ये स्टॉक में अभी हलचल शुरू हो चुकी है। तो PCBL पे बाय की राय होगी। ऊपर में जो टारगेट देख सकते हैं वो करीबन 425 का है, और नीचे में जो स्टॉप लॉस लगाना है इस स्टॉक के अंदर करीबन 390 का। 425 के टारगेट के लिए PCBL आप खरीदारी कर सकते हैं। ये कैश कॉल आती हुई आशीष ख्याल जी की तरफ से। मानस जी, आप बताइए आपका क्या होगा कैश कॉल? तो देखिए शेयर जी, EID पैरी में खरीदारी करके चलनी है। यहाँ पर करीब 1 मंथ से हम कंसोलिडेशन देख रहे हैं। आज उस कंसोलिडेशन के अपर जोन को स्टॉक ने ब्रेक किया है। फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट वीकली चार्ट पे दिख रहा है, वॉल्यूम्स बेहतर है। तो EID पैरी में खरीदारी करेंगे, 1024 का स्टॉप लॉस लगा लेंगे और 1100 रुपए की टारगेट सेट कर लेंगे। ओके, EID पैरी ये हो गई यहाँ पर ट्रेड मानस जी की तरफ से। निफ्टी फिर थोड़ा सा, अब आप देखें तो 250 के करीब जाकर हल्का सा फिसला, लेकिन बैंक निफ्टी कोशिश कर रहा है अब थोड़ा सा वापसी करने की। इसके अलावा और क्या स्टॉक अच्छा कर रहे हैं, एक बार ज़रा मैक्स हेल्थ केयर देखते हैं। मैक्स हेल्थ केयर में अच्छे मूव्स आए। मैक्स हेल्थ केयर भी बॉर्डर लाइन केस है वैसे निफ्टी के स्टॉक बनने में यहाँ पर। उसके अलावा नायका में अच्छा मूव है। नायका, एक बार नायका पे चार्ट चेक लें। राजेश सातपुते जी, नायका का चार्ट देखिए जरा एक बार। अनुज, देखिए एक बेहतरीन चार्ट है। मुझे लगता है जिस तरह से ये कंसोलिडेट हो रहा है करीबन 190 एंड 200 के बीच में, एक बार ये जैसे कि हम देख रहे हैं कि 200 फ्यूचर की बात कर रहा हूं मैं, तो फ्यूचर अगर होता है तो 205 का लेवल होता है। मैं उतना थोड़ा सिर्फ कनेक्ट करना चाहूंगा। तो 190 205 ये इसका रेंज है। 205 के ऊपर का ब्रेकआउट मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसका वीकली चार्ट बहुत स्ट्रांग है। तो 205 के ऊपर अगर चला जाता है तो फिर दैट केस इसका जो नेक्स्ट टारगेट आएगा वो सीधा आएगा 220 का, 220 से 225 का। बायस पॉजिटिव रखे, जो टिप मिले इसे बाइंग के लिए इस्तेमाल करें। स्टॉप लॉस होगा 190 का पोजिशनली। ओके, 190 का स्टॉप लॉस पोजिशनली। फिलहाल ये रणनीति स्ट्रैटेजी आप नाइका में अपनाएं। चलिए और कुछ काउंटर्स की बात करते हैं। ज्वेलरी स्टॉक्स इनफैक्ट देखें आज बाजार के फोकस में है। टाइटन समेत सभी ज्वेलरी शोरूम में जोरदार तेजी है। क्या चल रहा है ज्वेलरी शोरूम में, बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं दीपाली राणा। दीपाली, बताइए ज्वेलरी स्टॉक्स आज फोकस में है। टाइटन, कल्याण ज्वेलर्स, सभी की बात करें तो अच्छी खासी तेजी यहाँ पे देखने को मिल रही है। ज्वेलरी स्टॉक्स फोकस में है। कई सारे फैक्टर्स हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं इस मोमेंटम को, और सबसे बड़ा फैक्टर तो है जो रिकॉर्ड हाई से गोल्ड प्राइसेस हल्का हुए हैं। जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स एज आउट हुए हैं, जिसके बाद लगातार जो रिकॉर्ड हम बनते हुए देख रहे थे सोने में, वो अब थमते हुए दिखाई दिए हैं। 1 लाख के पार सोना निकला था और अब उसके नीचे स्लिप हो चुका है। तो अब एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि यहाँ से डिमांड इंप्रूव होते हुए दिखाई देगी। आगे फेस्टिवल्स भी हैं, वेडिंग सीजन भी है। हायर प्राइसेस पर जो डिमांड है वो सप्रेस होती है, ये पास्ट में देखने को मिला है। तो इस फैक्टर की वजह से अब ये माना जा रहा है कि यहाँ से डिमांड आगे बेहतर होते हुए दिखाई देगी, और जो कंपनीज़ हैं, जो ज्वेलरी कंपनीज़ हैं, उनके टॉप लाइन ग्रोथ को बूस्ट मिलेगा जैसे जैसे डिमांड यहाँ से पिकअप होते हुए दिखाई देगी। अगर हम हाल ही में वेंचुरा सिक्योरिटीज़ के एक रिपोर्ट की बात करें तो उसमें उन्होंने कहा है कि Q1 कैलेंडर ईयर 2025 के Q1 में जो डिमांड है वो 25% YOY घटती हुई दिखाई दी थी ड्यू टू हायर प्राइसेस। तो अब ये डिमांड कम बैक कर सकती है, ये माना जा रहा है। इकरा की भी एक रिपोर्ट है, उसमें कुछ एक डाटा उन्होंने इंटरेस्टिंग शेयर किया है ज्वेलरी इंडस्ट्री के आउटलुक को लेकर, वो बताना ज़रूरी है। इकरा का कहना है कि जो डोमेस्टिक गोल्ड ज्वेलरी कंजम्पशन है बाय वैल्यू, वो FY26 में डबल डिजिट ग्रोथ रजिस्टर करेगा।
12 से 14% की ग्रोथ ये रह सकती है FY26 में। इतना ही नहीं, अगर हम अगले कुछ सालों का आउटलुक लें तो ज्वेलरी मार्केट एक्सपेक्टेड है कि 15 to 16% CAGR पर ग्रो हो सकता है और ये $145 बिलियन तक रीच कर सकता है। इसके अलावा जो फॉर्मल कंपनीज हैं, जो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को जो कंपनी बिलोंग करती हैं, वहाँ पर ग्रोथ सालाना आधार पर CAGR के बेसिस पे 20% रह सकती है और जो टोटल मार्केट शेयर है ज्वेलरी इंडस्ट्री का, उसमें जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है उसका कॉम्पोजिशन 42 to 43% हो सकता है अगले 2 से 3 सालों में। अगर हम टाइटन की बात करें, आज अगर आप रिपोर्ट देखें मैक्वायरी की तो वो काफ़ी पॉजिटिव है। उन्होंने आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है, 4150 के टारगेट्स की बात की है। उन्होंने कहा है कि Q1 में हेल्दी डिमांड रहने की एक्सपेक्टेशंस हैं। जो ज्वेलरी के एबिट मार्जिन्स हैं वो अब लग रहा है कि FY25 में बॉटम आउट हो चुके हैं, यहाँ से सुधार ही देखने को मिलेगा। और जो ज्वेलरी सेल्स और एबिट है इन Q1, वहाँ पर 20% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। तो ब्रोकरेजेस का व्यू भी पॉजिटिव है टाइटन पर और ये तमाम फैक्टर्स हैं जिसके कारण पूरे ही स्पेस में एक अच्छी बायंसी आज के सेशन में देखने को मिल रही है। जी हाँ, दीपाली बहुत बहुत शुक्रिया। ज्वेलरी स्पेस पर अगर आप देखिए रिपोर्ट, गौरांग आपने भी दीपाली को सुना भी, आपका व्यू क्या है जेम्स एंड ज्वेलरी स्पेस में? अब गोल्ड की स्ट्रेंथ को एक बार हमने NBFCs के ज़रिए खेला और फेडरल बैंक जैसे स्टॉक्स, वो बैंकिंग स्टॉक्स जो कि एक सब्सटेंशियल पोर्शन होल्ड करते हैं गोल्ड फाइनेंस का। अब गोल्ड की अगर सॉफ्टनेस को प्ले करना है या फिर गोल्ड की सॉफ्टनेस का एडवांटेज प्ले करना है, आपके सबसे पहले जहन में क्या आ रहा है, टाइटन या फिर कुछ और? देखिए वीरेंद्र, ऐसे तो हम राय देते हैं कि अगर आपको सोने को ही आधार बना करके निवेश करना है तो बाजार में जेम्स एंड ज्वेलरी या फिर गोल्ड फाइनेंस कंपनी को छोड़ करके आपके पास गोल्ड ETFs भी है, आप उसको भी खरीद सकते हैं। मेरे ख्याल से करीबन 12 या 13 गोल्ड ETFs लिस्टेड है। लेकिन आपके प्रश्न का उत्तर देते हुए अगर मुझे जेम्स एंड ज्वेलरी या फिर आभूषण बनाने वाली कंपनियों पर ध्यान देना है तो मेरे ख्याल से इस क्षेत्र की दिग्गज कंपनी जिस पर हमने काफी लंबे समय से राय दी है, टाइटन कंपनी पसंद आती है। और इसके अलावा मुथूट और मणप्पुरम पर भी, गोल्ड फाइनेंस कंपनीज पर भी खरीदारी की राय रही है हमारी रिसर्च टीम की तरफ से। ओके, चलिए, तो ये इस समय गोल्ड फाइनेंस स्टॉक्स पर भी नज़र रहेगी। बाजार की तेज़ी में हिस्सा बेचने वाले प्रमोटर्स की सूची में अब टाइमैक्स का नाम भी जुड़ गया है। कंपनी का OFS बाजार में आज से खुला है। देखिए, इस 5% के सर्किट स्टॉक पे मत जाइए, ये क्योंकि सर्किट ही 5% का है इसके लिए, लेकिन प्रमोटर 15% हिस्सेदारी बेच रहे हैं और फ्लोर प्राइस जो है वो काफ़ी बड़े डिस्काउंट पर है, करीब 30% के डिस्काउंट पर है। मंगलम से जानते हैं पूरी डिटेल्स। मंगलम, गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून। तो अगर आप टाइमैक्स को देखें तो सबसे पहले तो जो प्रमोटर हैं, इंटरनेशनल प्रमोटर टाइमैक्स BV, वो 175 रुपये पर 15% अपना हिस्सा ऑफलोड कर रहे हैं। वो करीब 75% इस कंपनी में ओन करते हैं। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो इनका प्राइस है 175 रुपये पर शेयर, कल के प्राइस 265 रुपये से 35% डिस्काउंट पे है। तो हमने सोचा कि जो बेच रहे हैं वो एक तरफ, जो खरीद रहे हैं उनको क्या मिल रहा है। सबसे पहले तो आप टाइमैक्स को देखिए। हम सब जानते हैं कि ये घड़ी बनाने वाली कंपनी है, जो इनके इंटरनेशनल प्रमोटर्स हैं, अमेरिका की सबसे पुरानी घड़ी बनाने वाली कंपनी है। पर क्या आपको ये मालूम था कि अपने खुद के ब्रांड को बनाने के अलावा उनके पास घड़ी, ज्वेलरी जैसे डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग डिस्ट्रीब्यूशन भी है काफ़ी दूसरे ब्रांड्स के लिए। तो अगर आप देखें तो दुनिया के सारे जो फेमस ब्रांड्स हैं, गेस, फर्ला, आप सोचेंगे कि कई सारे दूसरे फॉरेन ब्रांड्स भी हैं, वो सब के लिए टाइमैक्स घड़ियाँ बनाता है। वर्साचे भी उनमें शामिल है। अगर आप उनका रेवेन्यूज़ देखें तो करीबन 500 करोड़ का रेवेन्यू था पिछले साल उनका। FY22 में करीब 250 करोड़ के आसपास था। मार्जिन्स 8 से 10% के आसपास इस कंपनी के हमेशा से रहे हैं। पर 2-4 चीज़ें जो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक है। सबसे पहले उनकी जो इन्वेंटरी है वो बढ़ते गई है। FY22 से लेकर तो FY25 तक 180 दिन की इन्वेंटरी उनके बुक्स पे है, तो उनके रिटेल वर्किंग कैपिटल पे काफ़ी लोड डालती है। दूसरी बात हम देखेंगे कि बाकी सब कंपनीज़ को देखें तो इसका नंबर बहुत छोटा है इन टर्म्स ऑफ सेल्स। 500 करोड़ का सेल करती है। टाइटन से कंपेयर कीजिए, टाइटन करीब 4,500 करोड़ का सेल है। HMT जो गवर्नमेंट ओन्ड है, कुछ नहीं करती, 163 करोड़ सेल्स। ईथॉस जो लग्जरी वॉच रिटेलर है, 1250 करोड़ का सेल है। तो क्वेश्चन ये है कि वैल्यूएशन क्या है। टाइटन के वॉच बिजनेस को कई एनालिस्ट ने 15,000 से 18,000 करोड़ का वैल्यूएशन दिया है। उस लिहाज से देखें तो टाइटन का मल्टीपल करीब 25 से 30 टाइम के आसपास आता है। इस बिजनेस को अगर आप देखें तो फ्लोर प्राइस पे 25 टाइम है। तो क्या टाइमैक्स को टाइटन का वैल्यूएशन मिलना चाहिए, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। दूसरा, आगे जाके इनके ग्रुप को आप
क्या ट्रिगर्स देखेंगे? ब्रांड से बढ़ते ऑर्डर, इन्वेंट्री मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। दूसरी बात, ई कॉमर्स की तरफ इनका बढ़ता रुझान। और तीसरा, इन्होंने पिछले साल जस्ट वॉचेस नाम का एक रिटेल का कंपनी अक्वायर किया था, तो आगे जाके ऑफलाइन ग्रोथ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। पर बहुत सारे रिस्क्स हैं। एमएनसी है, सबसे बड़ा रिस्क ये है कि कभी रॉयल्टी लग जाएगी। दूसरा, बहुत सारा रॉ मटेरियल है जो ये इंपोर्ट करते हैं। तीसरा, सबसे बड़ा कि दुनिया डिजिटल वॉचेस पर चल रही है, स्मार्ट वॉचेस पर चल रही है, उनके लिए इनके पास कोई प्रोडक्ट नहीं है। और चौथा, फ्लिपकार्ट OEM बिजनेस फ्लिपकार्ट पे काफ़ी निर्भर है, तो वो क्लाइंट अगर चला गया तो उनके बिजनेस पे काफ़ी प्रॉब्लम्स हो सकती है। शुक्रिया मंगलम। तो ये टाइमेक्स। गौरांग जी, इंडिकेटिव प्राइस OFS का अब तक 185 है, डालेंगे क्या बिड इसमें? देखिए, मैं ज्यादा तो जानकारी नहीं है, ना ही मेरे पास ज्ञान है अनुज भाई, इसलिए, और ना ही कवरेज है, तो विशेष रूप में टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। बात नहीं। खैर, ये इस समय टाइमेक्स, इस पर एक व्यू। खैर, अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और स्टॉक्स की बात करते हैं। यहाँ पर बात टाइमेक्स की हो रही है तो टाइटन को एक बार रिविजिट कर लेते हैं। टाइटन इस समय 3.5% ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा आपको। इस पर एक चंदन, टाइटन पर क्या व्यू होगा आपका? बिल्कुल, टाइटन पे हमारा पॉजिटिव व्यू है, और इनफैक्ट जो प्राइस सेटअप है वो काफी अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट जिस हिसाब से प्राइस पैटर्न बन रहा है, मंथली चार्ट पे एक बड़े ब्रेकआउट के लिए काउंटर तैयार हो रहा है। क्योंकि पिछले लगभग आप 18-19 महीने से देखें तो एक बड़े दायरे में कामकाज कर रहा है, और उससे पहले काफी बड़ा रैली देखने को मिला। तो जब भी ये ब्रेकआउट आएगा इतने महीने के बाद, तब और बड़ा मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिलेगा। और इनफैक्ट पोजिशनली मैं 25-30% अपसाइड तक के टारगेट और पोटेंशियल भी इस काउंटर में देख रहा हूँ। बट इमीडिएट बेसिस की हम बात करें तो खरीदारी की सलाह और इवन ट्रेलिंग पोजीशन को होल्ड करने की सलाह रखेंगे। 3580 इमीडिएट सपोर्ट का काम करना चाहिए। इमीडिएट में टारगेट बनेगा 3820, और वो निकलता है तो 4500 तक के अग्रेसिव टारगेट भी काउंटर में बन सकते हैं। ओके, 4500 तक के एग्रेसिव टारगेट टाइटन में बन सकते हैं। चलिए, अब 4 का चौका की शुरुआत कर दें। सबसे पहले चलेंगे मानस जी के पास सस्ता ऑप्शन के लिए, उसके बाद राजेश सातपुते जी FNO सुपरस्टार ट्रेड, चार्ट का चमत्कार के लिए आशीष कयाल जी के पास चलेंगे, और गौरांग जी के पास मिड कैप फंडा के लिए। तो शुरुआत करते हैं। मानस जी, बताइए आपका सस्ता ऑप्शन। तो देखिए, HFCL के 90 वाले कॉल ऑप्शन में, HFCL के 90 वाले कॉल ऑप्शन में जुलाई मंथ के वहां पर खरीदारी करेंगे। 3.40 रुपए के भाव चल रहे हैं इस ऑप्शन में। स्टॉप लॉस लगाएंगे 2.5 रुपए के नीचे, लेकिन ऊपर की तरफ 5.5 रुपए तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। डिस्क्लोजर है कि ये ऑप्शन में हमने अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंडेशन दिया हुआ है। ये हो गई HFCL आपकी कॉल, और 90 की स्ट्राइक 3.45 पर ट्रेड करती हुई जुलाई की। अब चलते हैं अगले ट्रेड के लिए राजेश सतपुते जी के पास। राजेश जी, क्या पिक कर रहे हैं आज का FNO सुपरस्टार आप? जी देखिए, टाटा केमिकल, अगर आप टाटा केमिकल का चार्ट देखें तो एक बहुत ही क्लीन ब्रेकआउट यहाँ पे मिला है। और अगर सपोर्ट की बात करें, करीब 920 से 900 के आसपास का सपोर्ट है। छोटा रेजिस्टेंस है, लेकिन चार्ट देख के लगता है वो सरपास करेगा। तो मेरा बाय रहेगा टाटा केमिकल पे। स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 929 का। मेरे हिसाब से इसका जो स्विंग का टारगेट आएगा वो रहेगा करीबन 960 970 का। तो जिस तरह से मूव शुरू हुआ है, मुझे नहीं लगता ये रिट्रेस होगा। तो टाटा केमिकल इज अ बाय। ओके, टाटा केमिकल के फ्यूचर्स में खरीदारी की राय FNO सुपरस्टार के लिए राजेश सातपुते जी की तरफ से। बताइए आशीष जी, अब आपका चार्ट का चमत्कार क्या होगा? देखिए, ब्रिटानिया ऐसा स्टॉक है जो आज के दिन में एक अच्छा मूव दे सकता है। यहाँ पर एक अच्छा खासा रुझान बना है। इसने करीबन 5,500 के आसपास सपोर्ट लिया था 2 दिन पहले। वहां से एक ब्रेकआउट यहाँ पर आता हुआ नजर आ रहा है, तो ब्रिटानिया पे लॉन्ग पोजीशन क्रिएट की जा सकती है। और यहाँ पर जो ऊपर में टारगेट आते हैं वो करीबन 6,040 के, और स्टॉप लॉस लगाना होगा 5,550 का। चलिए, तो ये बात होगी ब्रिटानिया की। अब गौरांग जी, बताइए आपका मिड कैप फंडा। तो आज टाटा समूह के नाम का, कंपनियों का नाम का मेरे ख्याल से काफी कुछ सुनने को आ रहा है अनुज भाई। इसी समूह की कंपनी कुछ समय पहले IPO आया था, टाटा टेक्नोलॉजीज। मेरे ख्याल से जो IPO आया था वो करीबन 685 से 700 के आसपास था। मौजूदा स्तर भी उसी के आसपास का है। लिस्टिंग होने के पश्चात 1400 के भी हमने स्तर देखे थे, और फिर आधा 50% करेक्शन भी आया है। नतीजों को लेकर के थोड़ी दिक्कतें थी पिछली तिमाही में अनुज भाई, मगर अब धीरे धीरे करके जो मैनेजमेंट की तरफ से टिप्पणियां आ रही है कारोबार को लेकर के, हमें लग रहा है कि अब सुधार की तरफ नतीजे आएंगे और कामकाज सक्षम रूप से होगा। लंबी अवधि के लिए टाटा टेक्नोलॉजीज पर खरीदारी की जाएगी।
ओके, टाटा टेक पे आपका बाय कॉल है। हमने शुरुआत की थी इस श्रृंखला की 4 का चौका ट्रेड्स की मानस जी के सस्ता ऑप्शन ट्रेड से। HFCL की कॉल लगभग 5.50 के लक्ष्य के लिए 3.50 पे लेनी है, 90 रुपये की स्ट्राइक है ये। राजेश सतपुत जी ने पिक किया आज केमिकल बास्केट में टाटा केमिकल 960-970 के लक्ष्य के लिए। आशीष कयाल जी का आज चार्ट का चमत्कार ट्रेड था ब्रिटानिया, बहुत स्ट्रॉन्ग मूव इसने भी जनरेट किया आज 93 रुपये ऊपर 9710 के स्तर पे आज बाय कॉल है 6040 के लक्ष्य के लिए। और गौरांग जी का आज का मिड कैप फंड आपकी स्कीम पे और टाटा टेक ये बाय कॉल थी। निफ्टी संघर्ष करता हुआ, मतलब संघर्ष का मतलब एक जिसे कहते हैं ना डायरेक्शनल वॉलिटिलिटी, एक दिशा में जाने के बाद इस वक्त थोड़ा सा वॉलेटाइल है बिटवीन आई थिंक 25265 एंड 30 पॉइंट की अगर आप देखें तो यहाँ पर वॉलिटिलिटी है। इम्प्रेस और अगर आप देखें क्या कर रहा है इस वक्त टुवर्ड्स क्लोज, मैंने टीवीएस का कुछ देर पहले जिक्र किया था, अच्छा इंडियन होटल्स ने अच्छा मूव दिया, फिर लेके आइए आप एनबीएफसीज में और इनफैक्ट मोर प्रिसाइसली आई थिंक एचएफसी में दैट्स पीएनबी हाउसिंग। आपको राजेश सतपुते जी याद होगा पीएनबी हाउसिंग में परसों भी कंसिडर मतलब करने के लिए बात कर रहा था जो कि ये 50 डेमा से रिपर्सल दे रहा है और 20 डेमा को बार बार स्ट्राइक कर रहा है। लुक एट द इम्पैक्ट, क्या इम्पैक्ट हुआ जब इस रेंज से बाहर निकला, 1088 डे हाई और अपने करियर के इस फेज़ के अगर आप देखें तो हाईएस्ट क्लस्टर पे। कैसे अप्रोच करना चाहिए इस स्टॉक को अब? वीरेंद्र जी देखिए, मुझे लगता है पीएनबी में एक करेक्शन शुरू हुआ था करीबन 1140 से टूटा करीबन 1040 तक, 100 पॉइंट्स का करेक्शन था, एग्जैक्टली लैंडेड ऑन इट्स 50 डे में और यहीं से मुझे लगता है वो पुल बैक शुरू है। फिलहाल की अगर आज की बात करें तो यहाँ पे 10 और 20 डे में का जो क्लस्टर था उसका रेजिस्टेंस था करीबन 1060 का, तो 1060 के ऊपर यहाँ पे मूव शुरू हुआ है, तो मुझे लगता है ये मूव पॉसिबली 1140 1150 तक फिर से जाएगा। तो यहाँ पे पोजीशन जो है वो बाय साइड की बनेगी, स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना पड़ेगा वो रहेगा करीबन 1070 का। 1070 का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है और खरीदारी की राय है पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस में फिलहाल। अच्छा, हम एफएमसीजी के स्टॉक्स आप देखें, टाटा कंज्यूमर गौरांग जी ने एज ए इन्वेस्टमेंट आइडिया आपके लिए शेयर किया, ब्रिटानिया कॉल आया आशीष जी की तरफ से चार्ट का चमत्कार के लिए, तो एफएमसीजी स्टॉक तो सुबह मेरिको भी डिस्कस हो रहा था, तो एफएमसीजी के स्टॉक्स आज फोकस में हैं। नेस्ले इंडिया, डाबर सभी में अच्छी खासी बाइंग आज के सत्र में देखने को मिल रही है, लेकिन वरुण बेवरेजेस देखिए आप, ये इस स्टॉक से नहीं हो पा रहा, बैकफुट पे कारोबार कर रहा है, डेलो के आसपास देखिए कामकाज करता हुआ नजर आएगा, 0.25% की गिरावट के साथ। गावा सर, वरुण बेवरेजेस का चार्ट देखिए, टाटा कंज्यूमर, ब्रिटानिया, नेस्ले इंडिया, पतंजलि सभी में अच्छी खासी तेजी, वरुण बेवरेजेस डाउन साइड पे, क्या करना चाहिए यहाँ पे? सेल तो नहीं करना चाहिए, बाय करना है तो 470 के ऊपर बाय करना चाहिए, तब तक कुछ नहीं होता, तब तक चुप करके बैठना चाहिए, क्योंकि स्ट्रक्चरली है वीक, जो सस्टेन हो रहा है लोअर लेवल पर, लेकिन कंफर्मेशन की मिसिंग है, तो 470 पहले पार हो जाए फिर बाय करेंगे, फिर जाएगा करीब 480-85 जोन्स। 470 का एक इंपॉर्टेंट लेवल वो ब्रीच करता है तब खरीदने लायक होगा ये स्टॉक। फिलहाल अभी बने रहिए, सेल की राय नहीं है। चलो एक और स्टॉक की बात करते हैं, इंडिया मार्ट, आज जिसमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है, ब्रोकरेजेस रिपोर्ट भी आई, काफी बुलिश रिपोर्ट है, वो क्या कह रहे हैं वो रिपोर्ट ये कंचन बताएंगे आपको। बताइए कंचन, नवामा की रिपोर्ट आई है आई थिंक इंडिया मार्ट पे, कैसे टारगेट्स, किन आधार पर वो बाय की कॉल दे रहे हैं? जी डेफिनेटली नवामा की इंडिया मार्ट के ऊपर रिपोर्ट आई है और इसको यहाँ पे अपग्रेड किया गया है, बोला गया है कि इस टाइम पे आप खरीदारी कर लीजिए, जो टारगेट प्राइस कोट किया गया है उसको भी बढ़ा दिया गया है 3,800 रुपए प्रति शेयर। देखिए उनका कहना है कि जो इनका अभी बिजनेस है वो इस टाइम पे एंटर होता हुआ दिखाई दे रहा है नई डिमांड की तरफ, जिससे यहाँ पे एक अच्छा खासा अपसाइकिल यानी कि सेल्स में, रेवेन्यू में अच्छा खासा जो बूस्ट है वो आता हुआ दिखाई देगा। प्लेटफॉर्म की बात करी जाए तो वहां पे भी हमें कुछ बदलाव होते हुए दिखाई दिए हैं। साथ ही साथ कंपनी ने मार्केटिंग के ऊपर एक अच्छा खासा पैसा जो है वो खर्च किया है, जिससे इनकी जो यूनिक इंक्वायरीज है उसमें अच्छा खासा बूस्ट आता हुआ दिखाई दिया है। इनफैक्ट जो नेट सब्सक्राइबर है उसमें भी अच्छा खासा एक एडिशन हुआ है। इसके अलावा अगर हम नंबर्स की बात करें तो नवामा का कहना है उन्होंने फिस्कल ईयर 26 से 27 की जो अर्निंग है एस्टिमेट को 9 से 10% तक बढ़ा दिया है। वहीं अगर वैल्यूएशन की बात करी जाए तो 22x से इसको 35x तक बढ़ा दिया गया है ऑन अ स्ट्रॉन्गर ग्रोथ आउटलुक। तो ओवरऑल जो आगे की ट्रेजेक्टरी है वो पॉजिटिव है। ओके, नवाब का इंडिया मार्केट टेक कंचन बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार थोड़ा सा इस स्टॉक को डिस्कस कर लेते हैं। इट्स 2634, एक क्लियर कट ब्रेकआउट और जो कहते हैं ना, आई मीन एक रेंज को इसने एकाएक छोड़ दिया आज। और एक और बहुत बड़ी चीज़ हुई,
आप जाइएगा जब इंडिया मार्ट में, अगर आप निवेशित हैं, अगर आप इसको रीड करें, आप इसके 18 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर के बीच के प्राइस को पेंट करिए, जब ये कोलैप्स हुआ था, जब इसने 200 डिमा तोड़ा था, यानी ये अपने रीसेंट पास्ट की सबसे बड़ी सप्लाई के अगेंस्ट खड़ा हुआ है। आपकी रीडिंग क्या कहती है इस पर? प्रकाश सर, इंडिया मार्ट 2633, अब ये पूरा का पूरा वो जो 7 अगस्त 2023 से लेकर सितंबर 2024 के बीच में बेस था ना, ये उस जोन में एंट्री की तैयारी कर रहा है। आपका व्यू क्या है? मैं क्या पैसा बनना अभी यहाँ पे पॉसिबल है अगर इस प्राइस पे एंटर मारे तो? देखिए, ऑन हाई टाइम फ्रेम पे देखेंगे इंडिया मार्ट का तो क्लासिकल रिवर्सल पैटर्न है जिसका ब्रेकआउट मिला है करीब 2465 जोन्स पर, और आज जो मिला ब्रेकअवे गैप मिला, तो लगता है कि अपमूव ऑन है। नियर टर्म टारगेट 2800 के हो सकते हैं, आप 2637 में ट्रेड करा है, मतलब 150 रुपीज अपमूव अब भी पॉसिबल है। स्टॉप थोड़ा डीप रखना पड़ेगा, ये जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। 2500 का क्वांटिटी कम कर सकते हैं, लेकिन अपमूव ऑन है, एक ब्रेकअवे गैप है इंडिया मार्ट में। ओके, ब्रेक अवे गैप है इंडिया मार्ट में, बिल्कुल अप मूव ऑन है। चलिए बात करते हैं एक आईपीओ की। एनएससी के आईपीओ का लंबा इंतज़ार जल्द ख़त्म हो सकता है। जी हाँ, सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि एनएससी ने सेबी को सेटलमेंट की अर्जी दी है और अगले महीने के अंत तक सेबी से एनओसी मिल सकता है। एक्सक्लूसिव जानकारी के लिए चलते हैं ब्रजेश जी के पास। ब्रजेश जी, गुड आफ्टरनून। मनी कंट्रोल एक्सक्लूसिव है ये खबर, बताइए क्या जानकारी मिल रही है आपको? वेरी गुड आफ्टरनून। ये जानकारी मिल रही है कि शुक्रवार को जो है एनएससी ने सेटलमेंट की एप्लीकेशन जो है सेबी के पास फाइल की है और करीब 1400 करोड़ रुपए की रकम जो सेटलमेंट के तौर पर देने की बात कही है, और ऐसा माना जा रहा है कि सब कुछ ठीक रहा तो अगले महीने के आखिर तक जो है वो सेबी की ओर से एनओसी जो है वो मिल सकती है। और एनओसी मिलने के बाद जो है एनएससी के लिए जो है आईपीओ लाने का रास्ता साफ हो जाएगा। और एनओसी मिलने के बाद आप समझें तो करीब 3 से 4 महीने जो है वो डीआरएचपी तैयार करने में लगेगा, और उसके बाद जो है वो एनएससी जो है आईपीओ के लिए अपनी फाइलिंग कर सकता है। और फाइलिंग के बाद भी अगर मान लें कि सवालों और जवाबों का कुछ सिलसिला जो है वो शुरू होगा, और उसके बाद 2 से 3 महीने की जो टाइमलाइन जो है वो और लग सकती है। तो कुल मिला के जो साल की चौथी तिमाही है इस कारोबारी साल की, तब तक जो है सब कुछ ठीक रहा और मार्केट कंडीशन भी ठीक रही, तो संभव है कि एनएससी का आईपीओ जो है वो बाजार में आ जाए। बिल्कुल, एनएससी का आईपीओ शायद बाजार में आ जाए, संभव है। ब्रजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। कुरांग जी, अब एनएससी आएगा तो ऑब्वियसली एक लॉजिकल क्वेश्चन बहुत लोग पूछेंगे कि अगर बीएससी में बड़ा पैसा बना हो तो क्या फ्लिप मारा जाए, बीएससी में बुक करके एनएससी में आया जाए? वैसे बीएससी पर आपका क्या व्यू होगा? देखिए, एक सक्षम और मजबूत कंपनी है, प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर है अनुज भाई, और जैसे मैंने टिप्पणी करी, शेयर बाजार भारत का अच्छा करेगा तो स्वाभाविक है प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर कंपनीज, सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज या फिर इंटरमीडिएटरीज, ये सभी अच्छा करेंगे। और ये अब मेरे ख्याल से ये पुष्टि होना था। अब आने वाले समय में जैसे जैसे हमें और थोड़ी बहुत जानकारी मिलेगी तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही पॉजिटिव टेलविंड होगा, चाहे फिर वो बीएससी हो, सीडीएसएल हो, कैम्स हो या फिर इंटरमीडिएट कंपनीज। एनएसडीएल का भी आईपीओ की बात चल रही है अनुज भाई, तो ये सभी मेरे ख्याल से एक सकारात्मक नजरिया लंबी अवधि के लिए होने की पूरी संभावना लग रही है। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हमारे साथ इन्वेस्टेड पीएमएस के पार्टनर और रिसर्च हेड अनिरुद्ध गर्ग जुड़ेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अब जैसा मैंने कहा, हमारे साथ इन्वेस्टेड पीएमएस के पार्टनर और रिसर्च हेड अनिरुद्ध गर्ग जुड़े हैं। अनिरुद्ध जी, गुड आफ्टरनून। कैसे देख रहे हैं मार्केट को? क्या ये मार्केट अब जा रहा है ऑल टाइम हाई की तरफ? गुड आफ्टरनून अनुज जी। जी अनुज जी, मुझे तो यही लगता है कि मार्केट ऑल टाइम हाई की तरफ जा रहा है। लास्ट टाइम भी आपसे बात हुई थी तो यही व्यू है कि ऐसा लगता है कि अगले 2 से 3 महीने के अंदर अंदर 26,300 का जो हाई है वो निकलना चाहिए। वाकई अनुज जी ने एक लाइन में बोल दिया, आने वाला है हाई और कन्विक्शन। अनुज जी, तो आपकी शॉपिंग लिस्ट में अभी इमर्ज क्या हो रहा है? 2-3 चीज़ें, आपने अर्निंग सीजन को देख लिया, आपने ऑलमोस्ट 2 वॉर्स को देख लिया,
आपने क्रूड को 80 पे देख लिया, अगेन आई मीन रिट्रेसमेंट टुवर्ड्स 67। तो अब आपके इस कन्विक्शन को ले कौन जाएगा, मतलब वहाँ तक बाजार को, स्टॉक्स और सेक्टर्स क्या है इस वक्त? देखिए सर, वीरू जी, जैसे ये फर्स्ट लेग ऑफ द बुल मार्केट है, तो फर्स्ट लेग ऑफ बुल मार्केट में हम ये बिलीव करते हैं कि सभी सेक्टर्स चलते हैं। तो इस टाइम पे किसी भी तरह का पोर्टफोलियो है आपके पास, बस पोजीशन होनी चाहिए मार्केट में, यू शुड बी इन्वेस्टेड। और मुझे ये लगता है कि यहाँ पे एक ऑल इंक्लूसिव रन आएगा फर्स्ट लेग में अगले 2 से 3 महीने के लिए एटलीस्ट, जैसे चल रहा है। आप देखिए, सब कोई भी सेक्टर ऐसा नहीं है जो पार्टिसिपेट ना कर रहा हो। कुछ कम कर रहे रहेंगे, कुछ ज़्यादा कर रहे रहेंगे, लेकिन ओवरऑल सब सेक्टर्स ही परफॉर्म कर रहे हैं। एंड दैट इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम जो एक फर्स्ट लेग ऑफ सेक्युलर बुल रन होती है। हमारे पास तो अब ये लगी कि हमारा शॉपिंग बैग तो फुल हमने कर लिया था। अब चीजें तो और अच्छी लग रही हैं, पर खरीदने के लिए पैसे तो है नहीं, सारे पैसे खर्च चुके हैं जी। सारे पैसे नहीं, ठीक है, वो बात मैं समझ गया आपकी, लेकिन यहाँ से अगर कोई लीडरशिप सेक्टर्स की आप बात करें तो कौन से सेक्टर्स में आपको यहाँ से लीडरशिप दिखाई देती है? अगर मार्केट ऑल टाइम हाई पर जाएगा तो क्या कैरी करेगा उसे? देखिए, अगर हम अगले यहाँ से, तो जैसे मैंने बोला अनुज जी, मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि सभी सेक्टर्स चलेंगे। बट ओवरऑल अगर हम थोड़ी सी लंबी अवधि की बात करें, अगले 1 साल की बात करें, तो जैसे आप अभी बात कर रहे थे पहले कि ये स्टॉक मार्केट इंटरमीडियरीज जो हैं, कहीं न कहीं ये सेक्टर्स लीड करते हुए दिखते हैं। क्योंकि जैसे हम पिछली बार भी बात कर रहे थे कि इनमें एक एब्सोल्यूट रिलेटिव चेंज है, जो इक्विटी कल्चर से हम एफडी कल्चर से इक्विटी कल्चर की तरफ शिफ्ट हुए हैं। और फिर आने वाले टाइम में जैसे एनएससी का, एनएसडीएल का आईपीओ आ रहा है, तो क्लासिक स्टॉक मार्केट टर्म्स में ये सेक्टर हमें ये लगता है कि लीड करना चाहिए। और दूसरी तरफ रिलेटिव चेंजेस दिखते हैं, जैसे ओवरऑल जीएसटी कलेक्शंस में अगर हम देखें, तो जितने भी केपेक्स एंड केपेक्स रिलेटेड सेक्टर्स हैं, चाहे वो पब्लिक हो चाहे प्राइवेट हो, रेलवेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस, पावर, ये सब सेक्टर्स ठीक लगते हैं। और इनमें से एक और बड़ी चीज देखने को मिल रही है अनुज जी, अगर पिछले साल सरकार सपोज करिए एक्स ऑर्डर्स निकाल रही थी, तो इस बार जो ऑर्डर्स हैं वो x/10 रह गए हैं। तो द ओनली एसेंशियल इज बीइंग गिवन प्रेफरेंस। व्हाई? क्योंकि पेमेंट्स पिछली बार वाली नहीं हो पा रही हैं, इसलिए कुछ ना कुछ सरकार ने कहीं बैकफुट लिया है। तो या तो वो कंपनीज जिनके प्रोडक्ट्स के बिना काम चल ही नहीं सकता, या वो कंपनीज जिनके प्रोडक्ट्स ओवरऑल बहुत एसेंशियल हैं इंडिया की ग्रोथ स्टोरी के लिए, तो उनको ज़्यादा दिया जाएगा। जैसे अब हम देखें, कुछ सड़कें वगैरह के प्रोजेक्ट हैं, वो आपको देखेंगे थोड़ा-सा डिले होंगे। अगर आपको कोई कवच में या डिफेंस में या रेलवेज़ में एसेंशियल है, वो उनको थोड़ी प्रायोरिटी ज़्यादा देने जाने की हमें लगता है कि चांसेस थोड़े ज़्यादा हैं। अच्छा अनिरुद्ध जी, सिंस आपने कहा कि हमारा कैश पूरा डिप्लॉय हो चुका है, आप फुली पोजीशन्ड है मार्केट में, आपने, मैं आऊँगा, अलग अलग सेक्टर से बात हम कर सकते हैं, लेकिन कमोडिटीज़ में कुछ रखा है क्या आपने इस वक्त? मेटल्स हो गया, जी, केमिकल्स हो गया, कमोडिटीज़ में सीमेंट हो हम गया। जी, जी, वीरू जी, 2 जगह पे कमोडिटीज़ में हमें अच्छा ट्रैक्शन दिख रहा है। एक तो केमिकल्स, स्पेशली स्पेशलिटी केमिकल्स, या फिर ओवर स्पेशलिटी केमिकल्स मैं कहूँगा, जो कि कुछ ही प्रोड्यूसर्स हैं एक पर्टिकुलर कमोडिटी के। ये इम्पोर्ट ड्यूटी की जो सरकार ने इम्पोर्ट ड्यूटी में वृद्धि की है, उस कारण कहीं न कहीं वर्सेस चाइना हमारे केमिकल प्रोड्यूसर्स को कुछ एडवांटेज मिल रही हैं। और ओवरऑल कहीं न कहीं फर्टिलाइज़र्स में भी मुझे ऐसे लगता है, स्पेशली फॉस्फेट सेक्टर में, कि जहाँ पे एक आने वाले कुछ टाइम में आपको शॉर्ट टर्म तेज़ी दिख सकती है, बिकॉज़ ऑफ द ओके प्राइसेस गोइंग अप। ओके अनिरुद्ध जी, गुड आफ्टरनून। जब पिछली दफ़ा आपसे बात हुई थी तो आपने कहा था कि आईटी पर आपका ज़ीरो एक्सपोजर है। अब जब आप पूरे फुली डिप्लॉयड है मार्केट में, तो क्या आईटी पर आपने बेट लगाया, एक्सपोजर बढ़ाया है, या फिर एक्सपोजर कर रहे हैं, या फिर अभी भी आपका वही स्टैंड है? नहीं मैम, हम कम से कम जब भी पोजीशन लेते हैं तो ये सोच के लेते हैं, स्पेशली जब हम अपने ग्रोथ फेज में होते हैं, कि कम से कम 1 साल, अगला 1 से 1.5 साल हमें पोजीशन ना चेंज करनी पड़े तो अच्छी है। तो कुछ सेक्टर हमें क्लियर हैं कि जो हमने, जिनमें जबकि उनमें अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, फिर भी हम थोड़ा-सा इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि हमें रिलेटिव चेंज दूसरी जगह ज़्यादा बड़े दिख रहे हैं। जैसे सिर्फ आईटी नहीं मैम, हम ऑटो, फार्मा, कंजम्पशन, आईटी, तीनों चारों सेक्टर्स जो डिफेंसिव सेक्टर्स हैं, उनमें हमारी ज़ीरो पोज़ीशन है। आईटी पर आपका ये व्यू। अच्छा अनिरुद्ध जी, अब धीरे धीरे इस बार, मतलब जून में स्पेशली, मैंने ऑटो में बाइंग देखी। एमएनएम के पास लीडरशिप थी, उसकी लीडरशिप में कोई दो राय नहीं है।
Tata Motors still in sinking trajectory, but I mean, आपके commercial vehicle segment में, passenger vehicle segment में buying visible है. Look at Maruti, look at two-wheeler space में आप देखिए TVS Motors closer to all-time high, Ashok Leyland. आपकी शॉपिंग लिस्ट में है कुछ इस वक्त, या फिर जो आप लोगों ने एक्युमुलेट किया हुआ हो? जी, तो मुझे टू व्हीलर्स कहीं थोड़े ठीक लगते हैं सर, वीरेंद्र जी। बट ओवरऑल क्या है ना कि हम इस चीज़ में बहुत बिलीव करते हैं कि जो ये ऑटो सेक्टर है, इसका 5 से 6 साल का रिप्लेसमेंट पीरियड है। और ये जब आता है, जब एकदम मार्केट में पैसा आता है, तो इसमें जो ये बोलें कि बाइंग ज़्यादा आती है, और ओवरऑल जैसे-जैसे टाइम कटता है, तो जो 2020 से अगर हम 2025 तक का टाइम पीरियड देखें, तो हमें ऐसा लगता है कि ऑटो सेक्टर की जो रिप्लेसमेंट साइकिल है, वो पूरी हो चुकी है, और कहीं न कहीं इनमें आगे जाके इन्वेंटरीज़ बिल्डअप होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो अगर हमें कहीं बेटर चांसेस मिल रहे हैं, इसलिए हम ऑटो सेक्टर को इग्नोर करके चल रहे हैं। ओके, अच्छा, ये स्पेशलिटी केमिकल्स पर आपने कहा नज़र रहेगी, इसमें सेक्टर बहुत बड़ा है, किस तरीके के स्टॉक्स पर आप खास पॉजिटिव होंगे? कोई खास स्टॉक जो आपको अच्छा लग रहा हो? अनुज जी, जैसे स्टॉक का नाम तो अनफॉर्चुनेटली नहीं ले पाऊंगा एज पर कंपनी पॉलिसी, बट ओवरऑल जैसे मैंने वर्ड भी यूज करा कि ओवर स्पेशलिटी केमिकल्स, हमें उन केमिकल्स की स्पेशलिटी केमिकल्स की तरफ देखना पड़ेगा जो कि इस टाइम पे एक या दो कंपनीज ही इंडिया में प्रोड्यूस कर रही हैं। और ये बेसिकली हम क्या करते हैं, हम इनकी लिस्ट बना के रखते हैं कि कौन कौन प्रोड्यूस कर रहा है और कौन सी चीजों पे इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ड्यूटी का फायदा मिला है। तो अल्टीमेटली स्पेशली फार्मास्यूटिकल लाइन में कुछ काम आने वाले केमिकल्स ऐसे हैं जो हमें ऐसा लगता है कि ओवर स्पेशलिटी केमिकल्स हैं, और कहीं ना कहीं इनमें इंपोर्ट ड्यूटी इंक्रीज होने की वजह से हमें प्राइजेस में वृद्धि देखने को मिल सकती है, जिस कारण जो, और स्पेशली सबसे बड़ी बात है कि नॉट मेनी पीपल कम्पीटिंग, तो प्राइस प्रेशर्स वैसे ही नहीं है और इंपोर्ट ड्यूटी और इंक्रीज हो गई है, तो कहीं ना कहीं इन सेक्टर्स को बहुत फायदा हो रहा है। ओके, अनिरुद्ध जी, क्विक कॉमर्स स्पेस में पोटेंशियल नज़र आता है क्या आपको? इटर्नल, स्विगी, पिछले कुछ सत्रों से स्विगी भी मोमेंटम में आया है, लोअर्स देखें आप 300, तो वहाँ से उठकर अभी 400 के करीब कारोबार करता हुआ नजर आएगा, तो ये स्पेस आपको पसंद है क्या फिलहाल? मैम देखिए, ये कंपनीज बहुत पसंद है, पर इनमें कंपटीशन इज इंक्रीजिंग एट अ वेरी फास्ट रेट। मतलब एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना कंपटीशन इंक्रीज होगा, और कहीं ना कहीं इस वजह से कंपटीशन इंक्रीज होने की वजह से हमें कंपनी फेवरेबल तो लगती है, बट हाँ, इसमें हमें हमारी पोजीशंस नहीं है, दे आर ऑन आवर रडार, वी आर ट्रैकिंग देम, बट हाँ, पोजीशंस इस टाइम पे नहीं है। अच्छा अनिरुद्ध जी, लैंडिंग स्पेस में अगर मैं आऊँ, आई मीन बैंक्स हो गए, देन एनबीएफसीज हो गई, बट ज़्यादा शार्पनेस मैंने पिछले लगभग 1-1.5 महीने में देखी है एचएफसीज में। क्या मतलब बाजार सोच रहा है? क्या एचएफसीज यानी वाकई जो जेन्युइन बायर्स हैं उनकी तरफ से डिमांड काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ रही है? क्या बाजार ये फैक्टर सोच के इसको कैच कर रहा है एचएफसीज को? जी, देखिए, इनका हमें ये लगता है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जेन्युइन बायर तो है ही, कहीं ना कहीं एचएफसीज की वैल्यूएशन क्योंकि इग्नोर्ड इतनी थी, वैल्यूएशंस भी कहीं ठीक हो गई थी, और एब्सोल्युटली यहाँ से 2 साल लगता है कि देखिए, जो डिमांड है वो एक कांस्टेंट ही है, लेकिन ओवरऑल जब इंटरेस्ट रेट्स आपके नीचे आए हैं, इंटरेस्ट रेट्स के नीचे आने से एक इनको जो फायदा हुआ है, उस कारण हमें ये लगता है कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज आगे जाके या शुरू में, अभी हम जैसे ये फाइनेंस साइकिल के आफ्टर इंटरेस्ट रेट्स नीचे होने की वजह से जो फर्स्ट साइकिल होता है, उसमें हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज बहुत अच्छी चलती हैं, चाहे हम 2016 से लेके 2018 तक देखें, चाहे हम उससे पहले से 2007 में देखें, तो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज जब भी इंटरेस्ट रेट साइकिल चेंज होता है, वहां पे हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज अच्छा परफॉर्म करती हैं, क्योंकि इनकी डिमांड मोर और लेस स्टैंडर्ड है। ओके, ये एचएफसीज पे आकर हो गया। अच्छा, अब आते हैं एक और क्लास ऑफ स्टॉक्स पे। आई मीन काफ़ी स्थिर रहा, मतलब ट्रैवल और टूरिज्म के लिए जितने भी स्टॉक्स थे अगर आप देखें काफ़ी फ्लैट रहे। ये अप्रैल मई जून गए ही ऐसे, बोथ डोमेस्टिकली अगर आप देखें, और जो पॉलिटिक्स हावी थी, काफ़ी रेस्ट्रिक्टेड अगर आप देखें तो रहा टूरिज्म। अभी आपने होटल्स में, एविएशन में क्या फिर से व्यू बनाया है कोई? और होटल्स में कोई अदर देन मतलब वो जो लार्ज कैप, मतलब इन होटल्स का अगर मैं जिक्र ना करूं, कोई मिड कैप में होटल पकड़ा है आपने अनिरुद्ध जी? जी, देखिए वीरू जी, हमें ऐसा लगता है कि होटल्स स्टिल एक अच्छे जोन में है। दे विल यहाँ से, क्योंकि वैल्यूएशंस महंगे हो गए हैं
और कोई बहुत बड़ा पॉजिटिव रिलेटिव चेंज इनके साथ नहीं खड़ा है। जो भी डिस्काउंट करने को था वो हो चुका है। तो ये एक अच्छे परफॉर्मर रह सकते हैं, बट मार्केट लीडर्स हमारे हिसाब से नहीं रहेंगे। तो ये हमारी अच्छी पोजीशन रहती थी इन सब में, अब हमने उसको ट्रिम डाउन कर दिया है। बट अगर एक डिस्क्लेमर के साथ कि हम इस कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में, अपने क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में होल्ड करते हैं, अगर बात करें तो सबसे बड़ा रिलेटिव चेंज जिस कंपनी के फेवर में आया है, देखिए ये स्टॉक मार्केट है और स्टॉक मार्केट में हम हमेशा ऐसे बोलते हैं कि बहुत निर्दयी रहता है, ये रियलिटी देखता है। तो पोस्ट एयर इंडिया क्रैश एक जो रियलिटी सामने आई है कि एयर इंडिया के प्लेन्स में एक्चुअल प्रॉब्लम्स हैं। हम सब ने ट्रैवल करा है, हमने देखा है सीट्स में प्रॉब्लम है, कभी बैटरीज नहीं चल रही हैं, एंड देयर वाज अ वेरी वेरी कैजुअल एटीट्यूड टुवर्ड्स द कस्टमर्स। ओवरऑल एक तरह से बोले तो कस्टमर इंडिया में डरता था पॉइंट आउट करने से पहले कि जी ये आपके प्लेन में प्रॉब्लम है या इसलिए ट्रैवल नहीं करना चाहिए या कुछ, और एयर इंडिया का उतना ध्यान नहीं था। पोस्ट दैट सारा का सारा जो ट्रैफिक है वो मार्केट का लीडर जो बहुत ही इफेक्टिवली मैनेज है इंटरग्लोब एविएशन, उसके पास बहुत अच्छी तरह शिफ्ट हो रहा है। प्राइसिंग पावर भी उनकी बड़ी है। क्रूड ओवरऑल हमने देख लिया इतने बड़े क्राइसिस में भी $80 नहीं क्रॉस कर पाया। तो सारे रिलेटिव चेंजेस ये सपोर्ट करते हैं कि इंटरग्लोब एविएशन यहाँ से एक अच्छे रिलेटिव चेंज को बैक करके चला है। अब प्राइस परफॉर्मेंस क्या रहेगी या कोई नया कोई प्रॉब्लम आ जाती है वो तो देखिए फ्यूचर की बात है, बट ओवरऑल एक बार इंटरग्लोब एविएशन पे हमारा बहुत पॉजिटिव थॉट है। शुक्रिया अनिरुद्ध जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस चर्चा में शामिल हुए। और इसके बावजूद कि आपके ऊपर एक लिमिटेशन है कि स्टॉक्स पे नहीं बोलेंगे आपने विचार काफ़ी हद तक स्पष्ट कर दिए कि क्या क्या लेना चाहिए, क्या क्या अवॉइड करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अनुज क्लोज 25241, अच्छा क्लोज, आई मीन 0.80% हम अप रहे। बैंक निफ्टी में थोड़ा सा आज छकाया हमको, लेकिन वो गुंजाइश निफ्टी आईटी ने पूरी कर दी। क्लोज कैसा लग रहा है और उस एक्सपायरी डे के लिए व्यू क्या है आपका, थर्सडे के लिए? बिल्कुल, देखिए वीरू, लॉन्ग कैरी करना है। आई थिंक हम लगातार 3-4 दिन से ये बात की है, लॉन्ग कैरी करिए। और मार्केट में बिहेवियर जो है ना वो क्लियरली दिख रहा है मुझे। हम हाइस के एकदम करीब बंद हो रहे हैं। ये बहुत स्ट्रांग मार्केट है, ये वीक मार्केट नहीं है। और आई थिंक कल शायद मार्केट बाकी के बचे हुए कॉल राइडर्स को ट्रैप करने की कोशिश भी कर सकती है। मेरी फीलिंग ये है कि आज आईटी चला, कल शायद बैंक निफ्टी जहाँ पर रैली एक ड्यू है वो शायद कल कुछ कमाल करे। तो तैयारी हो रही है बड़ी रैली के लिए। हाँ, थोड़ा सा अगर आप चाहें तो अगले हफ्ते के पुट ऑप्शंस के थ्रू अपने आप को हेज करना चाहें तो वो ज़रूर कर सकते हैं। और इंडिविजुअल स्टॉक्स वहाँ मुझे लग रहा है कि आप कैरी करें, वो उसमें कैरी करना बिल्कुल बनता है। चलिए अब यतिन के पास चलते हैं और डीलिंग रूम से क्या फीडबैक मिल रहा है वो लेंगे। उसके बाद BTST ट्रेड्स भी तैयार हैं। यतिन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। दो स्टॉक जो फोकस में है उनमें सबसे पहले एंजल वन, और यहाँ ब्लॉक डील की बस चल रही है बाजार में। उनको लगता है डीलर्स को कि बहुत जल्द कहीं ये स्टॉक में ब्लॉक डील हो सकती है, और उसी के चक्कर में सुबह से स्टॉक प्रेशर में है। लगभग 3% की गिरावट यहाँ देखने को मिल रही है। ओपन इंटरेस्ट भी 5% नीचे है, तो यहाँ क्लियरली अनवाइंडिंग आपको देखने को मिल रही है। डीलर्स को लगता है कि 28-30 के आसपास के लेवल्स यहाँ देखने को मिल सकते हैं, यानी करंट मार्केट प्राइस से 20 से 30 रुपए की डाउनसाइड उनको लगती है। और इसी तर्ज पे BEL, और हमने देखा है कि डिफेंस स्टॉक्स में लगातार करेक्शन हो रहा है। लगभग सारे डिफेंस स्टॉक्स 52 वीक हाई के लेवल से 5 से 10% नीचे हैं। और BEL में डीलर्स को लगता है कि 400 के लेवल शायद फिर से एक बार टेस्ट कर सकता है काउंटर, और इसीलिए यहाँ वो STBT की एडवाइस अपने क्लाइंट्स को दे रहे हैं। ओके, तो एंजल वन और BEL दोनों में बिकवाली की राय डीलर रूम की तरफ से आते हुए। शुक्रिया यतिन जी तमाम जानकारी के लिए। चलिए अब BTST और STBT ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। गाबा सर, गुड इवनिंग, बताइए क्या कैरी कर रहे हैं, BTST STBT? BTST, गुड इवनिंग टू यू। और स्टॉक का नाम है टाटा केमिकल। और टाटा केमिकल क्षेत्र अच्छा लग रहा है। 940 पर ट्रेड कर रहा है टाटा केमिकल। 931 का स्टॉप लगा है, करीब 9 रुपए का। नियर टर्म टारगेट 960, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी बेहतर है टाटा केमिकल। टाटा केमिकल्स, ये हो गई गावा सर की पिक कल के लिए। चंदन, आप क्या कैरी कर रहे हैं कल के लिए? बिल्कुल, देखिए सेटअप काफी पॉजिटिव अनुज जी, जैसा आप बात कर रहे हो। और मेरा तो इनफेक्ट निफ्टी में मानना है कि बस कल की एक्सपायरी निकल जाए, फिर निफ्टी शायद जुलाई में 25,750, 26,000 और न्यू लाइफ टाइम हाई की छलांग मारे। बिल्कुल BTST की बात कर रहे हैं तो एक तो मैंने अनंतराज पे यहाँ पे केस कॉल के बारे में डिस्कस किया, काफी अच्छा मोमेंटम है। रियल एस्टेट पे हम पॉजिटिव है। और BTST पे मैं NH पे खरीदारी की सलाह देना चाहता हूँ। नारायण हृदयालय, सो NH में काफी अच्छा सेटअप देखने को मिला है। वीकली चार्ट पे एक परफेक्ट बुलिश कैंडल है। डेली चार्ट में लगातार 4 दिन से हाई टू हाई बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है। और इस काउंटर का बिहेवियर है कि एक बड़ी तेजी होती है, कंसोलिडेट होती है और फिर नया रैली स्टार्ट हो जाता है। तो इसको 2040-2045 के बीच खरीदारी की सलाह होगी।
2010 का सपोर्ट होगा, 2110 तक के टारगेट एनएच में बनने चाहिए। ओके, नारायण हृदयालय एनएच 2050 पे आपकी बाय कॉल है। राजेश सतपुते जी आपके कैरी करेंगे थर्सडे मॉर्निंग के लिए? वीरेंद्र जी देखिए, मैं एम्फोसिस को कैरी करूंगा। बहुत क्लीन ब्रेकआउट मिला है, एक रेंज ब्रेकआउट है करीबन 2720 के ऊपर। 2700 का स्टॉप लॉस रखे, स्विंग का टारगेट होगा 2820 से लेकर 2850। ओके, एम्फेसिस BTST के तौर पे लेके जाएंगे राजेश जी। मानस जी, आप बताइए आप क्या कैरी करेंगे? तो देखिए, सिंजन में खरीदारी करने की राय रहेगी। इंटरडे चार्ट पे तो हायर टॉप हायर बॉटम्स बनने लगे हैं और सिंजन ने अपने आई थिंक 20 डे मूविंग एवरेज को भी रीगेन कर लिया है। तो सिंजन में करंट लेवल्स पे, इसके फ्यूचर में करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे। 647 के स्टॉप लॉस इसके फ्यूचर में खरीदारी करेंगे और 662 रुपए की टारगेट सेट करेंगे। ओके, सिंजन डे हाई के आसपास क्लोज करने की तैयारी। आशीष जी, आप बताइए थर्सडे मॉर्निंग के लिए आपके पिक। देखिए, कल्पतरु प्रोजेक्ट्स इंटरनेशनल KPIL के नाम से ये स्टॉक में एक अच्छा खासा रुझान आज के दिन देखा गया है और ओवरऑल रियल एस्टेट स्पेस वैसे भी पॉजिटिव लग रहे हैं। तो यहाँ पर एक लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट की जा सकती है। ऊपर में जो टारगेट है करीबन 1305 के देखे जा सकते हैं और स्टॉप लॉस लगाना होगा 1190 का। ओके, चलिए अगर बैन अपडेट रेडी हो तो एक बार बैन अपडेट की बात करते हैं। और एक एक्सपायरी वाले दिन 3 स्टॉक बैन में आने की तैयारी कर रहे हैं। RBL बैंक 140% पोजीशन बैन से बाहर आया, सिर्फ बैन में जाने के लिए ये स्टॉक। इसके बाद MCX 107% की पोजीशनिंग यहाँ हो चुकी है। और बिरला सॉफ्ट सबकी पसंद का स्टॉक था, बिरला सॉफ्ट 106% पोजीशनिंग यहाँ हो चुकी है। वीरो, मार्केट ब्रेथ कैसी रही आज के? मार्केट ब्रेथ अच्छी थी अनुज, और यकीन मानिए वो जो थोड़ी बहुत बैंक्स में कमज़ोरी थी या बैंक्स का ना चलना, उस अभाव को पूरा कर दिया आपके IT ने। और ये क्लियर सेंस मिल रहा है कि आज IT में शॉर्ट कवरिंग है और ये आंकड़ा जो वाइल्ड है शॉर्ट कवरिंग का 107, दैट्स ओनली बिकॉज ऑफ दैट IT के चलते। 61 लॉन्ग मेरे ख्याल से पिछले 4 सेशन के सबसे स्ट्रॉन्ग लॉन्ग है ये, और शॉर्ट 14 में और लॉन्ग अनवाइंडिंग 43 में। गुड। लॉन्ग कहाँ पे थे आइए देखते हैं। और इस क्रम में पेज इंडस्ट्रीज, टाइटन, मैक्स हेल्थ केयर ऑल टाइम हाई, TVS मोटर्स क्लोज टू ऑल टाइम हाई, एम्फेसिस मिड कैप IT में, MCX में गजब शॉर्ट कवर था। और मैं ये सोच रहा था कि शॉर्ट है कौन यहाँ पे, होते हैं कई लोग शॉर्ट। और बिरला सॉफ्ट मिड कैप IT में 100 डेमा के ऊपर स्ट्रॉन्ग क्लोज। HFCL, वोडाफोन आइडिया आज सेकंड कंसेक्यूटिव सेशन 4% की तेज़ी। कल्याण ज्वेलर्स और शॉर्ट बिल्डअप था डिक्सन, जिसकी चर्चा हम कर ही रहे थे कार्यक्रम में। बाकी HL में प्रॉफिट टेकिंग, उसके बाद आज शॉर्ट बिल्डअप भी हुआ। यूनियन बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक ने थोड़ा सा मतलब जिसे कहते हैं ना, मायूस किया। आयशर मोटर्स भी बैकफुट पे, इसने भी मायूस किया। इनफैक्ट ऑटो में बहुत अच्छी प्लेसमेंट थी। बाकी लॉन्ग अनवाइंडिंग प्रॉफिट्स कैश में कन्वर्ट हुए। एंजल 1 में मसगांव डॉक, भारत डायनामिक्स, BL एंजल 1 पे। ये BL की लेके बात कर लेते। देखिए BL जो है ना, वो रिसेंट टाइम का सबसे स्मार्ट और सबसे स्ट्रॉन्ग मूवर था। 406 मानस, मतलब एक रीजनेबल अप्रोच क्या होनी चाहिए? चार्ट्स पे क्लियरली विजिबल है कि बहुत एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म में 10 डेमा विल एक्ट एज अ सपोर्ट, जो कि आज का भी लो है, और वर्स्ट केस में 20 डेमा। आप क्या वकालत करेंगे? अभी आपके पास 400 का पुट राइटर्स का जोन सिक्योर्ड है। एक रीजनेबल स्टॉप लॉस क्या होगा BL के लिए? देखिए, जो स्टॉप लॉस है वो तो 10 डे मूविंग एवरेज के नीचे ही होगा। 404 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं, क्योंकि 10 डे मूविंग एवरेज और 20 डे मूविंग एवरेज में डिफरेंस करीब 10 रुपए से ज्यादा का है। तो 404 के नीचे स्टॉप लॉस जरूर लगाइए अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है। तो अगर 404 ब्रेक हो तो बिल्कुल लॉन्ग पोजीशन से निकलना चाहिए, क्योंकि उसके बाद आपको 15 रुपए का डाउन साइड देखने को मिल सकता है। ओके, चलिए तो ये इस समय आपका व्यू BL पर। मीनवाइल एक तो और स्टॉक्स देखते हैं। TVS मोटर, आई थिंक पिक भी किया गया था ये सुबह चैनल पर। गाबा से TVS मोटर पर क्या व्यू होगा? TVS मोटर मुझे लगता है अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा ब्रेकआउट मिला है। 2 दिन से कप मिला है, 2915 पर ट्रेड कर रहा है। नियर टर्म टारगेट 3000 का होना चाहिए। स्टॉप होगा TVS मोटर पे करीब 2890 का। तो यस, 15 रुपए का 25 रुपए का स्टॉप लॉस है, लेकिन 3000 तक पॉसिबल है बिल्कुल। नेक्स्ट वो जो कंसोलिडेशन हुआ है करीब 5 हफ्तों का हुआ है, उसके बाद ब्रेकआउट मिला है, तो अपमूव तो ऑन है TVS मोटर। ओके, TVS मोटर यहाँ पे खरीदारी की राय आती हुई और डे हाई के आसपास क्लोज होने की तैयारी 2916 के लेवल पर। अब पंचनामा के क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। आज हमारे साथ अरुण मंत्री जी रहेंगे शो में 3:35 पे CNBC के प्लेटफॉर्म्स पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, इनफैक्ट X, YouTube, Facebook, Instagram सभी पे जुड़े हमारे साथ।
बहुत सारे सवाल आ रहे हैं सर, लेकिन ओला इलेक्ट्रिक पे आज लोग पूछ रहे हैं। आप देखिए इसका पीक हाई, रिकॉर्ड हाई 157.40, वहाँ से 72% तक अब टूट चुका है ओला इलेक्ट्रिक। डीलों के आसपास आज भी क्लोज होने की तैयारी, काफ़ी पेन में है। अब क्या करें ओला इलेक्ट्रिक? अभी भी वक्त है, निकल जाएं, या फिर अभी भी वो दर्द के साथ अभी इसमें बने रहें? क्या करना चाहिए? देखिए श्रेया, इसमें बहुत लोग फंसे, और क्या होता है ना, ये फैंसी आईपीओस के टाइम पर ये सब चीज़ें हो जाती हैं, और नए आईपीओस में ना ये दिक्कत हमेशा रहेगी। वैसे मतलब ठीक है, पर्सनली ओला जैसी कंपनी अगर अच्छा करती है तो ये हमारे लिए अच्छा होता है, क्योंकि ये एक होम ग्रोन एक ऐसा एंटरप्रेन्योर का एक अच्छा बिजनेस होता है। लेकिन फैक्ट ये है कि नहीं चला स्टॉक, और आई थिंक मार्केट ने काफ़ी बार मैसेज दिया कि ये नहीं चलेगा। मुझे लग रहा है बहुत लोग फंसे यहाँ पर। ऐसे स्टॉक्स में ना आपको एक ब्रूटल कॉल लेनी पड़ती है। ये स्टॉक्स में क्या होता है, ये स्टॉक्स में या तो आप स्टॉप लॉस लगा के निकल जाएं, अगर नहीं निकले तो फिर ये आपकी कॉल ये होनी चाहिए कि नहीं, मैं तो इस एक एंटरप्रेन्योर पर मैंने एक बेट लिया है, ठीक है स्टॉक गिरा जितना मर्जी गिरा, लेकिन अब मैं इसको राइट ऑफ कर रहा हूँ अगले 10 साल के लिए। अगर चला तो बहुत बड़ा मल्टीबैगर होगा, नहीं चला तो नहीं चला। तो लेकिन बेटर अप्रोच ये रहती है, इसीलिए स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी होता है। बेटर अप्रोच वही होती है, आप कोई भी कॉल लेना, कोई भी ट्रेड लें, कोई भी इन्वेस्टमेंट करें, स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं। स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है, और लगातार हम ये शो में डिस्कस भी करते रहते हैं। एक और सवाल, क्योंकि आज आईटी देखिए फ्लेवर में था, इंडेक्स 1% से ज़्यादा चढ़कर कारोबार कर रहा है। टीसीएस डे हाई के आसपास क्लोज होने की तैयारी, और ये स्टॉक आज डिस्कस नहीं हुआ। क्वेश्चन भी इसी पे आ रहा था सर, टीसीएस में प्रॉफिट में है, लॉन्ग टर्म के लिहाज से होल्ड है? टीसीएस लॉन्ग टर्म के हिसाब से बिल्कुल होल्ड है, और बाय ऑन डिप्स है। ये तो एवरग्रीन स्टॉक है, ये जैसे कहते हैं ना कोहिनूर का हीरा जैसे होता है, ये उस तरीके का स्टॉक है। बिल्कुल बने रहें, बिंदास बने रहें इसमें। ठीक है, तो टीसीएस में भी बने रहने की सलाह, फिलहाल आप होल्ड करें स्टॉक को, लॉन्ग टर्म के लिहाज से सही है ये स्टॉक। अब बाकी के सवाल 3:35 पे लेंगे। सीएनबीसी आवाज़ के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, एक्स, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक पे हमारे साथ जुड़िए, और आज हमारे साथ होंगे अरुण मंत्री जी, जो आपके सवालों के आंसर करेंगे। और कुछ स्टॉक्स की बात कर लेते हैं जो डे हाई के आसपास क्लोज होने की तैयारी कर रहा है। एक महिंद्रा का स्टॉक रखिए, ये भी आज ऑटो पैक में भी अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली। ये डे हाई के आसपास क्लोज होने की तैयारी, 2% से ज़्यादा स्टॉक चला आज के सत्र में। ग्रासिम, ये राजेश जी ने आज भी पिक किया था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, सुबह की कॉल थी इनकी। ये भी डे हाई के आसपास क्लोज होने की तैयारी कर रहा है। राजेश जी, एक और व्यू एक बार फिर से देखिए, 28-32 पे क्लोज होने की तैयारी, शानदार रैली आज के सत्र में देखने को मिला। क्या करना चाहिए यहाँ से? श्रेया जी, देखिए ग्रासिम में जिस तरह से टेक्निकल ब्रेकआउट है, जो हमने एक स्विंग टारगेट रखा था 2820 का, वो तो हो चुका है, अभी 2829 चल रहा है। अगर पोजीशन है तो बने रहे, मेरे हिसाब से इसका टारगेट होना चाहिए 2900-920 का। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर देख के लगता है कंटिन्यूशन ऑफ द ट्रेंड। स्टॉप लॉस जो है, जो नया स्टॉप लॉस होगा वो रहेगा आपका 2800 के नीचे 10 रुपए। ये हो गया आज ग्रासिम। और एक और चीज़ याद रखिएगा, जो आज प्रकाश सर की सुबह कॉल थी, फोर्टिस, मेरी टीम में भी था ये अच्छा। अगर आप देखें, शायद हम जब भी बात करते हैं, ये हम बात इसी पर्सपेक्टिव से करते हैं कि इट्स नॉट अ ट्रेडिंग स्टॉक, ये एक ट्रेडिंग स्टॉक नहीं है, इन्वेस्टमेंट स्टॉक है। प्रकाश सर आपकी कॉल भी थी आज। क्या ओपनिंग टेंडिमा के आसपास हुई, आई मीन लगभग 763 के आसपास, 64 के आसपास, और डे हाई पर, और ऑलमोस्ट क्लोजिंग एट ऑल टाइम हाई। क्या व्यू रहेगा इस वक्त? मेरे ख्याल से 800 की तरफ जा रहा है। वो एक लॉजिकल टेक्निकल टारगेट है, क्योंकि इसका जो करेक्शन था वो साइडवेज करेक्शन था, उसके बाद एक अपमूव मिला है। तो 2 दिन का हमने एक राउंडिंग बॉटम देखा, यहाँ पर एक अपमूव तो है। फोर्टिस, यस, 800 तक मिनिमम जाना चाहिए मेरे ख्याल से। अगर किसी को आज भी लेना है तो 770 का स्टॉप लगा चले, उसको 1-2 दिन राइड कर लेंगे तो मेरे ख्याल से 800 पार कर लेगा फोर्टिस। फोर्टिस वाकई बहुत अच्छा मूव, और एक क्लासिकल जिसे कहते हैं ना, आई मीन टेक्स्ट बुक, अगर कभी इसको पैटर्न को समझना हो आपको, आई मीन क्लासिकल जिसे कहते हैं कप एंड हैंडल। प्राइस ने एक बार टेस्ट किया 780 को, सक्सीड नहीं हो पाया, दूसरी बार अटैम्प्ट ले रहा है, अच्छा मूव देता हुआ। और हेल्थ केयर स्पेस में अगर मैं रहूं तो दूसरा स्टॉक भी इसी स्पेस का, दैट्स अपोलो हॉस्पिटल्स, 7035 पे क्लोज कैसा है, और शायद आप कह सकते हैं कि ये एक एज पे है, ब्रेकआउट के एज पर है। मानस अपोलो, ये लग रहा है बस 7080-7100 का ब्रेकआउट क्लोजर टू एक्सपायरी पॉसिबल लग रहा है आपको इसमें? देखिए, अभी तक तो साइडवेज चल रहा है। पॉजिटिव की तरफ देखें तो ये है कि 20 डे मूविंग एवरेज पे स्टॉक हमेशा सपोर्ट ले रहा है।
तो वो पॉजिटिव है। तो अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 69-60 के स्टॉप लॉस से आप पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर एक बार ये 7075 के ऊपर निकलेगा तो वो एक ब्रेकआउट होगा और उसके बाद आपको 7250 तक के टारगेट देखने को मिल जाएंगे। ओके, तो अपोलो हॉस्पिटल आप लॉन्ग टर्म के लिहाज से होल्ड कर सकते हैं, ये राय ½ की तेज़ी के साथ ही आज क्लोज होने की तैयारी कर रहा है। थोड़ी देर पहले मैं इटर्नल और स्विगी की बात कर रही थी, एक बार स्विगी का चार्ट रखते हैं आपके स्क्रीन पर। और जिस तरीके से आशीष ख्याल जी आप देखिए इसका चार्ट 386 एक इंपॉर्टेंट लेवल था 386, उसको ब्रीच करते ही देखिए आप ये करीब करीब 400 के लेवल पर क्लोज होने की, अभी 398 के लेवल पे क्लोज होने की तैयारी कर रहा है स्विगी। अब क्या मोमेंटम स्ट्रांग लग रहा है चार्ट्स पे, क्या स्थिति अब सही लग रही है स्विगी की? देखिए ओवरऑल जो चार्ट पे स्थिति सही थी वो करीबन 375 पे थी। अगर आपको पोजीशंस क्रिएट करनी थी तो वहीं पे एक ब्रेकआउट आ रहा था, वहां क्रिएट करनी चाहिए थी। यहाँ पर चार्ट निकल चुका है, मेरे ख्याल से स्टॉक ऊपर में निकल चुका है। ओवरऑल ट्रेंड अभी पॉजिटिव ही है। यहाँ पर 420 का लेवल्स देखा जा सकता है, लेकिन करंट लेवल्स पे बाय करने के वाले यहाँ से अगर कोई डिप मिलती है आपको फिर से 390 के आसपास, वहां पर बाय करिए 490 420 के टारगेट के लिए। और नीचे में 375 जो एक ब्रेकआउट लेवल था वहां पर स्टॉप लॉस लगा के रखिए। ओके, मीनवाइल एक जरा कैपिटल मार्केट इंडेक्स देखते हैं एक बार। काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि सुबह हम कहाँ थे और अब हम कहाँ हैं, एक बार इस पर आइए ज़रा। और चलिए ठीक है, इंडिविजुअल स्टॉक्स के थ्रू दिखाता हूँ आपको। एक बार आप लेकर आइए स्टॉक एंजल वन का। यतन भी बता रहे थे कि थोड़ा बज़ है मार्केट में, शायद एक ब्लॉक डील का। एंजल वन देखिए डे लो पर बंद हो रहा है, करीब करीब 3.5% नीचे। एक बार चार्ट लेकर आइए CDSL का और कैम्स का। दोनों स्टॉक जो सुबह आज जब हमने ट्रेड की शुरुआत की थी पहले घंटे में शानदार मूव थे दोनों में, दोनों डे लो पर बंद हो रहे हैं। कैम्स भी जरा एक बार लेकर आइए, कैम्स ये भी इस समय डे लो पर। अच्छा, वो इंडेक्स पे इतना मूव इसलिए नहीं आया क्योंकि वो MCX अभी भी काफ़ी शानदार मोमेंटम के साथ क्लोज दे रहा है, तो उस वजह से MCX अभी भी 5.5% गेन के साथ बंद हो रहा है। एक बार BSE और देखते हैं। आई थिंक BSE भी थोड़ा सा टुवर्ड्स द एंड कोलैप्स हुआ, लेकिन इस पर कोई व्यू है क्या आपका राजेश सातपुते जी? CDSL पर कोई ट्रेड यहाँ? मुझे लगता है थोड़ा सा लिक्विडेशन हो रहा है, सामने चला भी अच्छा खासा है, तो इसका जो टारगेट अगर शॉर्ट साइड का ट्रेड किसी का है या होल्ड रखना है शॉर्ट, तो देखिए स्टॉप लॉस रखे 1760 का, 1760 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहे। अगर कल सुबह में अगर वीकनेस आता है तो सपोर्ट कहाँ है? देखिए इसका सपोर्ट बनेगा करीबन 1700-1680 के ट्रेजेक्टरी में। तो 1700-1680 ये शॉर्ट टर्म स्विंग का यहाँ आप कह सकते हैं कि टारगेट है। तो यहाँ पे सेल साइड की पोजीशन है तो स्टॉप लॉस जरूर रखें 1760। या CDSL ये क्रैक सारे के सारे इन कैपिटल मार्केट स्टॉक्स में हायर लेवल से 25247 क्लोज फिर भी शानदार है। और इनफैक्ट मैं इनफैक्ट ऑप्शन सेट्स देख रहा था, मैं एक चीज़ देख रहा था, मैं जितनी कॉल्स थी निफ्टी की, इवन अगर मैं 25,300 की कॉल भी लेकर चलूँ तो कोई बहुत बड़ा प्राइस डैमेज नहीं हुआ है, फर्म रहे हैं प्रीमियम्स हायर लेवल्स पे। तो एक अच्छे क्लोज की तरफ बढ़ते हुए, और टिक बेटिक अगर आप चार्ट देखें तो हाई डिफरेंशियल ऑफ 13-14 पॉइंट्स फ्रॉम डे हाई, तो एक अच्छे क्लोज की तरफ हम बढ़ते हुए। और आज का टॉप स्टॉक MCX टूवर्ड्स एंड लगभग 5.5% ऊपर, और बिरला सॉफ्ट मिड कैप IT में आज 5% ऊपर ट्रेड करता हुआ। खैर, इस क्लोज को देखने चलते हैं अनुज के पास बड़ी बॉल पे। अनुज, ओवर टू यू। वीरू शुक्रिया, बिल्कुल क्लोज के लिए चलते हैं स्क्रीन पर। निफ्टी में करीब 200 पॉइंट की रैली रही, 25,250 के करीब 200 पॉइंट ऐड हुए आपके कल के क्लोज से। बैंक निफ्टी ने थोड़ा डिसअपॉइंट किया कहना होगा, 56,600 के आसपास ही रहा, पूरे दिन इसने यहीं पर कारोबार करा। लेकिन आज निफ्टी IT ने शानदार लीड ली, करीब 1.5% ये इंडेक्स ऊपर था आज। इसके अलावा मिड कैप इंडेक्स 0.5% ऊपर था, लेकिन आज का असली स्टार स्मॉल कैप इंडेक्स था, करीब 1.5% ये इंडेक्स ऊपर था। और इसीलिए एडवांस डिक्लाइन आपको सबसे ज़्यादा अच्छा दिखाई दिया, करीब 3:1 का एडवांस डिक्लाइन आज की ट्रेड में आपको दिखाई देगा। तो कुल मिलाकर अच्छी स्क्रीन रही। अब जरा एक बार सेक्टोरल हीट मैप देखते हैं, उसके बाद निफ्टी के हीट मैप पर आएंगे। सेक्टोरल हीट मैप में देखिए कुछ डिफेंस में 2 दिन से प्रॉफिट बुकिंग है। कल भी देखिए 2% ये इंडेक्स कल भी नीचे था, आज भी 2% नीचे था ये इंडेक्स। इंडिया वेक्स कूल ऑफ हो रहा है, ये अच्छी बात है। IT में शानदार रैली थी 1.5% की। कैपिटल मार्केट से जुड़े स्टॉक्स में 1%, मेनली MCX की वजह से आया ये मूव। उसके अलावा बाकी सारे इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर देखिए मोर और लेस फ्लैट ही थे, बस एक तरफ डिफेंस था 2% नीचे और एक तरफ IT था जहां 1.5% की आपको रैली दिखाई दी।
FMCG हल्का सा ऊपर था और मेटल्स यहाँ पर भी हल्की सी तेज़ी थी, फार्मा में हल्की सी तेज़ी थी। चलिए अब जरा निफ्टी का हीट मैप देखते हैं आज किस तरीके के मूव्स रहे। टाइटन आज का टॉप गेनर करीब 3.5% ऊपर था, ये आज हमारा बिग स्टॉक भी था वैसे। इसके अलावा ग्रासिम 2.5% ऊपर था, महिंद्रा इन्फोसिस में 2% की रैली थी, JSW स्टील, पावर ग्रिड और नेस्ले में 2.25% की रैली थी। भारती में अच्छी रैली थी, ऑल टाइम हाई पर फिर से ये स्टॉक। TCS, विप्रो, टाटा कंज्यूमर, टेक महिंद्रा, इटर्नल, इन सब स्टॉक्स में रैली देखने को मिली आपको। और उसके अलावा SBI ये भी ऊपर था। नीचे क्या था, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, डिफेंस में क्लियरली प्रॉफिट बुकिंग अभी भी चल रही है 3% नीचे। कोटक बैंक, आयशर, ONGC, एक्सिस बैंक और इंडसइंड बैंक, ये कुछ और स्टॉक्स थे जहां आज आपको हल्की सी गिरावट देखने को मिली। लेकिन कुल मिलाकर वीरू कहना होगा कि डिसेंट सेशन रहा। जी हाँ, डिसेंट प्राइस परफॉर्मेंस। और बैंक निफ्टी भले ही आप थोड़ा सा मायूस करें, लेकिन निफ्टी IT शानदार मूव। और आज एक बार फिर से एक्सचेंजेस के क्रम में MCX ने बाजी मारी, ऑल टाइम हाई 5.5% के गेंस, बहुत शानदार क्लोज। और रही बात जून की, तो इसका अंतिम सेशन कल, यानी जून की एक्सपायरी कल गुरुवार। सब समीकरण, फैक्टर्स और सब कुछ लेके हम उपस्थित होंगे कल सुबह। बाकी आप अपना प्रश्न कोई पूछना चाहते हैं तो मार्केट का पंचनामा कुछ देर के बाद आप ज़रूर देखिए। अरुण मंत्री और श्रेया के साथ आज अपना प्रश्न हो ज़रूर पूछेगा और मुलाकात होगी इस पैनल की कल सुबह मॉर्निंग कॉल और उसके बाद मुनाफे की तैयारी। तब तक के लिए नमस्कार।